तो कमांड लाइन से जैसा हमें पता चल रहा है कि कमांड लाइन, तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कमांड, जैसे तुम सीएमडी टाइप करते हो तो एक ब्लैक कलर का खुल के आता है। बहुत ज्यादा तो हम लोग उस पर काम नहीं करते हैं, बट हमारे पहले का ये रहता है कि वो थोड़ा सा हैकिंग टाइप का कुछ तो है, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बेसिकली उसको यूज कर सकते हैं, हाँ। लेकिन वो थोड़ा अनईजी इसलिए फील कराता है क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा आदत पड़ने में टाइम लगता है उसको। लेकिन वो थोड़ा सा फास्ट और ज्यादा पावरफुल है। बताऊंगा क्यों क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ तुमको गिट बैश पे। तो गिट बैश मैं पहले बता देता हूँ तुम लोग को डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए बेसिकली तुमको गिट बैश करके टाइप करना है, ठीक है। और डाउनलोड्स में जाके सिंपल तुम लोगों को तुम्हारा जैसे कि विंडोज है, मैक ओएस है, दोनों के लिए लिनक्स है, सबके लिए प्रेजेंट है। तुम विंडोज पे क्लिक करोगे एंड तुम्हारी 64 बिट के लिए जैसे है, तो अभी मेजरली सिस्टम जो है वो 64 बिट के विंडोज सेटअप पर आ रहे हैं। तो उसके लिए क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली यही है। और उसके बाद हम लोग प्रॉपरली जैसे सारी चीजें इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल कर लेंगे। उसके साथ ही हमारे साथ एक आता है गिट बैश, जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गिट बैश भी एक कमांड लाइन इंटरफेस ही है, जो कि ऐसा दिखता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं पहले ही स्लाइड पे कि कमांड लाइन इंटरफेस करता क्या है। तो जैसे कि लिखा हुआ है, कमांड लाइन इंटरफेस थोड़ा सा कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। बट हमारा इंटरेक्ट करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि मैं इस समय जो यूज कर रहा हूँ, वो माउस के क्लिक्स एंड कीबोर्ड की से पूरे सिस्टम के हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। और बीच में क्या काम कर रहा है, जैसे कि जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो क्लिक मेरा माउस कर रहा है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कन्वर्ट करके उसके रिस्पेक्टिव में जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहा है। तो सिमिलरली इसमें हम जीयूआई बेस्ड ना होके हम कमांड लाइन पे बेस्ड हम अपने कमांड्स डालते हैं, और उससे रिलेटेड उससे रिस्पेक्टेड में जो भी एक्शन होना होता है वो होता है, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं तुम लोगों को प्रॉपरली करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गिट बैश पे। तो गिट बैश मैंने तुम लोग को बता दिया कि कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे हम लोग, तो सबसे पहले अब ऐसा ही कुछ लिख के आएगा तुम लोग के स्क्रीन पे, ठीक है। तो जब हम लोग इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम लोग किस जगह पर हैं इस समय। तो हम लोग समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा है स्क्रीन पे, क्या इंटरफेस में लिखा हुआ है मिंजी W64 करके। तो हम लोग अभी जो ये वाला मार्क है जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, दिख रहा है सबको। ये बता रहा है कि हम लोग रूट डायरेक्टरी में हैं। जो कंप्यूटर की रूट डायरेक्टरी है हम लोग वहां पर है, ठीक है। उसके बाद से सारी, अच्छा, एक चीज तो समझ में आती होगी ना कि फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स बनते जाते हैं। तो कुछ ट्री टाइप का फॉर्म होता जाता है ना। तो मैं अभी दिखाता हूँ तुमको। जैसे कि एक कमांड होती है ls करके, जिसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट। तो वो क्या करता है ना कि जितनी भी उस रूट डायरेक्टरी में फाइल्स हैं उनको वो लिस्ट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ls मैं जैसे ही टाइप करके एंटर करूंगा, तो मेरे में जितनी भी फाइल्स उस डायरेक्टरी के अंदर थी वो सारी आ गई, ठीक है। सबको विजिबल है कि मैं इसको और बड़ा करूं? ठीक है, जूम इन अभी थोड़ा सा सबको कर क्लियर है? दीजिए। ओके, ठीक है। तो इसमें तुमने देखा कि जैसे मैंने ls कमांड टाइप करी, तुरंत मेरे पास जितनी भी डायरेक्टरीज पहले मैं बता देना चाहता हूँ, डायरेक्टरीज इज इक्विवेलेंट टू फोल्डर्स, ठीक है। तो उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि ये डायरेक्टरीज क्या है, ठीक है। तो जितनी भी डायरेक्टरीज एंड फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन होके आ गई। तो जैसा कि मैं सब कुछ स्टोर कराना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे जिससे कि मुझे एक्सेस करना आसान हो, तो मैं डायरेक्टरी को चेंज करना चाहता हूँ। तो डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए कमांड होता है सीडी। और उसके बाद एक कीबोर्ड में की है, उसका नाम है टैब की। सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप काम कर रहे हो कमांड लाइन पे, क्योंकि आप बड़ी बड़ी फाइल्स के नाम नहीं लिखना चाहते, है ना। कि अगर आपकी फाइल का नाम बहुत बड़ा है तो आप क्यों लिखना चाहेंगे। तो जैसे कि मैं सीडी का मतलब समझिए ना, चेंज डायरेक्टरी, चेंज फोल्डर।
तो चेंज फोल्डर के बाद जैसे कि हम लोग को मुझे अपने वन ड्राइव के फोल्डर में जाना है, तो मैं वन ड्राइव टाइप करके मैं टैब दबा दूंगा। मैंने जैसे ही टैब दबाया वो ऑटोमेटिकली राइट होके आ गया कि हाँ ये फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है, और उसने ऑटोमेटिकली पूरा टाइप कर दिया। ठीक है, अब मैं जैसे ही इंटर दबाऊंगा मैं वन ड्राइव के फोल्डर के अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, अब तुम लोग को लग रहा होगा कि कैसे पता कि हम लोग अंदर आ चुके हैं, तो ये देखो पूरा जहां अभी मिंजी डब्ल्यू और ये वाला सिंबल बना हुआ था, अब उसके आगे वन ड्राइव भी लिखा हुआ है। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है, हमें तो डेस्कटॉप पे जाना है, तो वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप बना हुआ है, तो फिर भी हमें एक और बार सीडी लिखना होगा। ठीक है, तो सीडी, अब हमने डी ई लिखा, या फिर मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ पहले कि इसमें डेस्कटॉप है भी या नहीं है। तो सिंपल जैसे हमने ऊपर किया था, ls कमांड का यूज किया था, लिस्ट कमांड का, जिससे कि हमें जितनी भी डायरेक्टरीज एंड फोल्डर्स उसके अंदर है वो सब दिख जाते हैं। तो हम ls कमांड का दोबारा यूज करते हैं, और हमने देखा कि पहला ही फोल्डर जो है, जो पहला ही फोल्डर है वो हमारा डेस्कटॉप का है। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप के अंदर अपनी फाइल्स को सेव करना चाहता हूँ, तो मैं cd और des लिख के मैं अगर टैब दबा दूंगा, तो क्योंकि इससे रिलेटेड कोई और डायरेक्टरी या फाइल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली पूरा कंप्लीट कर देगा। ठीक है, जैसे ही मैंने टैब दबाया और पूरा टाइप हो गया, तो मैं जैसे ही इंटर क्लिक करूंगा मैं डेस्कटॉप के अंदर चला जाऊंगा। अब मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग जाते हैं अपने डेस्कटॉप के अंदर, मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं अपने डेस्कटॉप के अंदर आया और मैं यहाँ पे जाके एक नया फोल्डर बनाऊंगा, न्यू फोल्डर नाम से। हम लोग ऐसे करते हैं जनरली। ठीक है, लेकिन मैं अब ये तुम्हें कमांड लाइन से करना सिखाऊंगा। कमांड लाइन से इन द सेंस कि तुम इस स्क्रीन पे नहीं आओगे और तुम्हारे फोल्डर्स बनते चले जाएंगे। तो मैं तुमको साथ साथ में ये भी स्क्रीन दिखाना चाहूंगा, और जिससे कि डेस्कटॉप भी दिखता रहे। ठीक है, हम्म, तो देखना तुम लोग। अब मैं एक कमांड का यूज करूंगा जिसका नाम है mkdir। इससे किसी को समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब होगा, क्या काम होगा? किसी को समझ में आ रहा है इससे क्या काम होगा? सर मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी ना, हाँ सही है। तो मेक डायरेक्टरी अगर हमें करनी है, अब हम यहाँ पे फोल्डर बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसा मैंने तुम लोग को बताया था कि हम लोग यहाँ पर जाके नहीं बनाएंगे। तो मेक डायरेक्टरी, और अज्यूम करो कि हम cs के नाम से एक फोल्डर बनाना चाहते हैं। हमने cs लिखा, अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा एक cs के नाम से फोल्डर बन के आ जाएगा। तो ये देखो, एक cs के नाम से फोल्डर बन के आ गया ना? सबको विजिबल है? यस सर। ठीक है, यस। तो यस सर। अब मैं cs का फोल्डर तो बना लिया। अब तुम लोग को सोचने में आ रहा होगा कि हम लोग बेसिकली फोल्डर तो बना लिया, लेकिन अब फाइल्स कैसे बनाएंगे? तो फाइल्स अगर मुझे cs में सेव करनी है, cs फोल्डर के सर नाम से। हाँ, सर ये पूरा प्रोग्राम अपने आप ही आ जाएगा क्या? कौन सा प्रोग्राम? मतलब सर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, तुम जैसे कि मैंने बताया ना कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तुमको गिट बैश इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, जो मैंने ठीक है तुमको सर। इनिशियली बताया कि कहाँ से इंस्टॉल होगा, वो सिंपली इंस्टॉल यस। करने के बाद तुम जैसे ही यस ls सर। कमांड टाइप करोगे। और कोई डाउट है? हाँ, तो जैसे ही तुम ls कमांड टाइप करोगे, तो जितनी भी ये सारी चीजें जो तुम्हें दिख रही हैं, ये बहुत ऐसा लग रहा हो किसने टाइप किया, किसी ने टाइप नहीं किया है। ये सारे मेरे उस रूट डायरेक्टरी में सारे फोल्डर्स और फाइल्स बनी हुई हैं। इसलिए जैसे ही मैंने ls कमांड लिखा, ये सारा यहाँ पर दिख गया मुझे। ये सारा का सारा ये ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ गया आफ्टर राइटिंग ls कमांड। क्लियर है? यस सर। और उसके बाद जब मैंने cd किया चेंज डायरेक्टरी, तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरी वन ड्राइव का एक फोल्डर है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने वन ड्राइव का चेंज डायरेक्टरी किया, तो वन ड्राइव के अंदर मैं चला गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये देख लिया कि भाई मैंने अपना फोल्डर तो चेंज कर लिया है, तो मैंने फिर अपना ls किया, लिस्टिंग करी कि देखना चाहता था कि अंदर कितनी चीजें हैं, कितने फोल्डर से कितनी फाइल्स हैं। ठीक है, तो मैंने देखा कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीजें हैं। तो अब मुझे क्या करना था, मुझे तो डेस्कटॉप पे चीजें बनानी थी, डेस्कटॉप पे चीजें क्रिएट करनी थी। तो मैं गया, मैंने फिर से डायरेक्टरी चेंज करी और डेस्कटॉप में आ गया। ठीक है, अब
फिर मैंने सोचा कि अब मैं डेस्कटॉप पे तो आ ही गया हूँ, तो अब हम लोग एक फ़ोल्डर बनाते हैं विदाउट यूजिंग राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है? तो अब तुम लोगों ने देख लिया कि हमने वो भी बना लिया, हमारा फ़ोल्डर बन गया विद यूजिंग mkdir जो हमारा CS है, ये हमारे फ़ोल्डर का नेम था, ठीक है? क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे हमें क्या करना होगा? हमें करना बेसिकली कुछ नहीं है, हमें अब अब हम सोचते हैं कि भाई हमें एक फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ कि मुझे टेक्स्ट फ़ाइल बनानी है, ठीक है? तो टेक्स्ट फ़ाइल बनाने के लिए हम टेक्स्ट फ़ाइल या फिर तुम HTML फ़ाइल कोई भी फ़ाइल बना सकते हो। बट मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल के लिए टेक्स्ट फ़ाइल या HTML फ़ाइल कोई भी बनवा के दिखा दूँगा। तो अब मैंने CS फ़ोल्डर के अंदर बनानी है, तो मुझे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक तो मैं डेस्कटॉप के अंदर ही हूँ और यहाँ पर मैं अगर एक कमांड टाइप करूँगा जो कि एक फ़ाइल बनाएगी, तो वो डेस्कटॉप के अंदर स्टोर होगी। बट हमें क्या करना है, हमें CES में स्टोर कराना है। तो मैं चेंज डायरेक्टरी करूँगा CES में। तो मैंने जैसा बताया था चेंज डायरेक्टरी CES, क्लियर है? अब मैं जैसे एंटर करूँगा, तो तुम ऊपर देखोगे कि अब डेस्कटॉप के आगे /CS दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोग CS के फ़ोल्डर के अंदर पहुँच चुके हैं, ठीक है? यहाँ पर तुम लोग को दिख भी रहा होगा। अब सिंपल हम क्या करेंगे, एक कमांड होती है टच, टच कमांड होती है नई जो कि नई फ़ाइल बनाने के लिए काम आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, ये देखो, एक टच कमांड होती है जो कि नई फ़ाइल क्रिएट करने के काम आती है। ख़ैर यहाँ पर अभी हम लोग बाद में आएँगे क्योंकि मैं इन सब का यूज़ तुम्हें दिखा देता हूँ, जिसके बाद तुम्हें ये सब पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है? तो हम लोग वापस चलते हैं, ठीक है? तो CS के अंदर हम लोग आ चुके हैं, अब मुझे एक फ़ाइल बनानी है। टच कमांड का यूज़ करेंगे हम फ़ाइल बनाने के लिए। तो अगर मुझे एक फ़ाइल बनानी है फॉर एग्ज़ाम्पल ces.txt, ठीक है? ये मैंने नाम लिख दिया जिस नाम से मुझे फ़ाइल बनानी है। जैसे मैं एंटर करूँगा, ठीक है? मैं तुम्हें फ़ोल्डर खोल के दिखा देता हूँ साथ में, ठीक है? तो जैसे अभी ये था कि एम्प्टी फ़ोल्डर है, लेकिन जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ये एक फ़ाइल बन के आ गई। दिख रहा है सबको? मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे फ़ाइल बन के आ गई। तो ये है कमांड लाइन इंटरफ़ेस, ठीक है? अब कमांड लाइन इंटरफ़ेस से इतना तुम लोगों ने सीख लिया कि तुम लोगों को कैसे फ़ोल्डर में चेंजेस करने हैं, कैसे तुम लोग को उस जगह पे जाना है और कैसे तुम लोग को एक नई फ़ाइल बनानी है, ठीक है? तो अब मान लो बेसिकली जो हमारे CRUD ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि क्रिएट, रिमूव, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने क्रिएट तो कर लिया है, बट अभी हमने रिमूव करना नहीं सीखा, ठीक है? तो अगर तुम्हें मान लो कि अ, ये जो तुमने CS फ़ाइल बनाई है, इसको तुम्हें रिमूव करना है और कमांड लाइन से ही करना है। ऑब्वियसली जब हम कमांड लाइन पढ़ रहे हैं, तो कमांड लाइन से ही करेंगे। तो एक कमांड होती है रिमूव, रिमूव नहीं लिखते हैं, लेकिन हम RM लिखते हैं उसकी जगह, RM। और जो तुम्हें फ़ाइल डिलीट करनी है, बट हाँ, ये ध्यान रखना कि जिस फ़ोल्डर में वो फ़ाइल है, उस फ़ोल्डर के अंदर तुम होने चाहिए। जैसे कि CS के अंदर ये ces.txt है, तो तुम उस फ़ोल्डर के अंदर होने चाहिए, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है? तो इन केस तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा है कि बनी है कि नहीं बनी है, मुझे देखना है, तो तुम दोबारा ls कमांड का यूज़ करो और तुम्हें दिख जाएगा कि अभी तक केवल एक और एक फ़ाइल बनी है, वो है ces.txt। क्लियर है सबको अभी तक? क्लियर? यस सर। ओके, फाइन। Yes, sir. तो यस सर। इन केस अगर तुम्हें अब इस फ़ाइल को डिलीट करना है, ठीक है? डिलीट करने के लिए क्या करना है हमें, सिंपल रिमूव, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RM कमांड लिखते हैं, रिमूव ces.txt। मैं जैसे ही एंटर करूँगा, तुम ये देखोगे यहाँ से गायब हो गई, फ़ाइल यहाँ से गायब हो गई, ठीक है? तो ये डिलीट करने के लिए होता है। एंड इन केस तुमको ये फ़ोल्डर भी डिलीट करना है, फ़ोल्डर डिलीट करना चाहोगे? क्योंकि तुमने खुद बनाया है और अभी तक इसका कोई यूज़ नहीं है, तो अब हम लोग टेस्ट करने के लिए इस फ़ोल्डर को भी डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं तुमको बताऊँ कि फ़ोल्डर डिलीट करने के लिए हम लोग एक कमांड होता है रिमूव, रिमूव के लिए तो RM ही यूज़ होगा। अब लेकिन हमें क्या डिलीट करना है, फ़ाइल नहीं डिलीट करनी, हमें डायरेक्टरी डिलीट करनी है।
तो उसके आगे हमें लिखना पड़ेगा dir। तो rm dir। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ces लिख देता हूँ तो क्या मेरा फोल्डर डिलीट हो जाएगा? एनी आंसर्स? तो सर क्यों नहीं डिलीट नो होगा? सर, क्योंकि वो हम उसी के अंदर ही हम हैं। उसी फोल्डर के अंदर बैठे हुए हैं सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इस डायरेक्टरी से बाहर जाना पड़ेगा। हम उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में जाके ही उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हमें अगर वापस जाना है तो कैसे वापस जाएंगे? क्योंकि हम तो फिर हम अंदर आने के लिए डेस्कटॉप लिख देते थे, हम बाहर जाने के लिए डेस्कटॉप लिखेंगे क्या? नहीं, अगर हमें एक लेवल ऊपर जाना है तो हम बेसिकली डबल डॉट स्पेस सीडी के बाद स्पेस देके डबल डॉट टाइप करते हैं, और जैसे ही मैं इस पे एंटर हिट करूंगा मैं सीएस के बाहर डेस्कटॉप में आ गया। देख पा रहे हो? सब लोग को विजिबल है? यस सर। सब लोग को समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है एग्जैक्टली? यस सर। यस ठीक है। तो अब मैंने जैसा बताया था कि रिमूव के लिए आरएम लिखते हैं, और इस समय हमको डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो dir लिखेंगे। उसके बाद हमें जिस फोल्डर को डिलीट करना है उसका नाम टाइप कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर अभी भी तुम देख पा रहे होगे, यहाँ पर CS अभी भी विजिबल है, ठीक है? लेकिन जैसे ही मैं RMDIR CS लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा, ये तुमने देखा कि डिलीट हो गया। क्लियर? ठीक है। तो मैंने डिलीट भी कर दिया। अब मैंने एक बना भी दिया, डिलीट भी कर दिया, ठीक है? अब एक चीज इसमें रह जाती है, वो ये है कि सर अगर मान लो कि तुम्हें ये पाथ नहीं पता है। कोई कुछ बोल रहा है? हाँ सर, हाँ, और मेरे पे डायरेक्टली नॉट एम्प्टी दिखा रहा था उसकी वजह से। डायरेक्टरी नॉट, हाँ तुमने वही मैं बोलने जा रहा था। तुम्हें क्या करना है, ये जो मैंने RMDIR CS लिखा है, ये कमांड उसी के लिए वैलिड है जबकि तुम्हारी जो फोल्डर था, जैसे कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि जो मेरा फोल्डर था उसके अंदर कुछ नहीं था। मैं तुम्हें दोबारा बना के दिखाता हूँ। तुम्हें एक नई फाइल नया फोल्डर बनाते हैं जो पहले ही था हमारा, ठीक है? उसके बाद हम उसके अंदर एक फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए पहले मैं उसकी डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है? तो हम एक फाइल बनाते हैं, उसके अंदर जाके हम एक फाइल बनाएंगे ces.txt, ठीक है? अब तुम सोचो, अगर तुम्हें बाहर जाके अब तुम अगर फोल्डर डिलीट करने के लिए सेम यूज करोगे, सेम कमांड, तो नहीं होगा। क्लियर है क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस समय तुम्हारे फोल्डर के अंदर एक और टेक्स्ट फाइल है जो कि जो इस कह लो इस कमांड की प्रॉपर्टी है या फिर ड्रॉबैक है, कुछ भी कह लो, कि तुम RMDIR लिखोगे तो तुम्हारा जो तुमने जो अब तुम डेस्कटॉप पे हो, अगर तुम CS लिखोगे उसके बाद तो तुम्हारा डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, जो तुम्हारे में दिक्कत दिखा रहा था वो दिखा रहा है ना, यहाँ पर भी दिख रहा है, सेम इशू दिख रहा है ना? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक अलग कमांड होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिकर्सिवली रिमूव करते हैं, ठीक है? तो रिकर्सिवली रिमूव करने के लिए हम rm तो लिखेंगे लेकिन इस बार डायरेक्टरी नहीं लिखेंगे, ठीक है? rm/r रिकर्सिवली का अब तक तुम लोग को मतलब समझ में आ गया होगा कि एक के बाद एक हम लोग चीजें डिलीट करते रहेंगे जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, ठीक है? जब तक हम लोग जो चाहते हैं वो आ नहीं जाता है आंसर, तब तक हम लोग डिलीट करते ही रहते हैं। तो सेम केस यहाँ पर भी होगा। हम लोग एक और चीज ऐड करेंगे rm/r, जिसका मतलब है रिकर्सिवली, ठीक है? और हम इसके बाद अपने फोल्डर का नाम लिख देंगे और एंटर करते ही देखोगे पूरी फाइल्स के साथ सब कुछ डिलीट हो गया। तो जिसके में ये प्रॉब्लम आ रही थी वो ये वाला कमांड ट्राई करके देखो, डिलीट हो जाएगा। हाँ, इन केस तुमने अगर अपना कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रख रखा है तो मत डिलीट करना, ठीक है? हाँ, तो ये क्लियर है? ये तुम्हें -r तब लगाना है जब तुम्हें तुम्हारी फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर कुछ हो। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो हमने फाइल बना ली, हमने फाइल बना ली, फोल्डर बना लिया, हमने फाइल डिलीट कर दी, फोल्डर डिलीट कर दिया, ठीक है?
तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सेम काम ये कर रहा है लेकिन इतना बोरिंग है, इसके लिए कितनी चीजें याद करनी पड़ रही हैं, हम लोग इसको क्यों पढ़ें, है ना। हम लोग इसको क्यों पढ़ें, क्योंकि इतनी सारी कमांड्स याद करो, फिर इतनी एरर्स आ रही हैं, और इतना दिमाग कौन लगाए, हमें यहाँ तो आसानी से सब हो जा रहा है, हम एक सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, सिंपल, है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि जब तुम लोग अभी तो हम लोग के लिए सही है, बट जब हम लोग डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें थोड़ा सा फास्टर इंटरफेस चाहिए होता है। हम अगर GUI का यूज करते हैं तो वो कंपेरेटिवली स्लोअर होता है और लेस पावरफुल होता है, क्योंकि वो एक ऐसे यूजर के लिए बना हुआ है जो कि सब कुछ नहीं जानता है, ठीक है, जो एक डेडलॉक में फंस सकता है आसानी से, या फिर जो आसानी से बहुत उन कमांड्स का गलत यूज कर सकता है। तो वहां पे उन डेडलॉक्स को हैंडल करने के लिए इस ऑपरेटिंग, हाँ कुछ कोई कुछ कह रहा है, एनीवन, ओके, नो इश्यूज। तो हम वहां पर इसका यूज इसलिए करते हैं कि ये ज्यादा पावरफुल है और फास्ट भी है, तो इसलिए इसका यूज करना आना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें तो कोई अभी तक डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, क्लियर, यस सर। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम PPT में प्रेजेंट करते हैं। तो अब तुम लोग ये सारी कमांड्स को देखो, इनमें से कुछ रह गई लग रहा है। तो PWD, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, PWD प्रिंट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मैं तुम लोगों को इसका यूज करके दिखा देता हूँ, इसका क्या मतलब है और क्या यूज होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको तुम्हें करके दिखाता हूँ, तुम्हें सिंपली क्या करना है, PWD। तो यहाँ पे क्या आ गया, जो भी इसका पाथ था फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी हमारी C से शुरू है, हमारी रूट डायरेक्टरी से जो भी इसका पाथ था वो हमारा प्रिंट होके आ गया, ठीक है। ये कभी कभी हमको जरूरत पड़ता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हम किस पार्ट में हैं। जैसे कि डेस्कटॉप मेरे कंप्यूटर में दो जगह है, एक वन ड्राइव के अंदर है और एक दूसरे फोल्डर के अंदर है। तो अभी इन केस मुझे वन ड्राइव नहीं दिख रहा होता, और इन केस मान लो कि वन ड्राइव भी दो फोल्डर्स के अंदर है, तो मुझे क्लैरिफाई करने के लिए कि ये यूजर अनंत के अंदर ही है या नहीं है, इसके लिए मुझे इस कमांड का कभी कभी यूज करना पड़ता है, क्लियर है। तो ये कमांड हमारी डायरेक्टरी का पाथ प्रिंट कर देती है, ठीक है। अब आती है एक और, टच का तुम्हें पता चल ही गया, टच का क्या यूज है, ओपन स्लैश स्टार्ट। अब तुम लोग सोच रहे होगे ओपन स्लैश स्टार्ट क्यों लिखा है। तो देखो, कहीं कहीं पे चीजें थोड़ी सी चेंज है, जैसे कि हम लोग जब यूज कर रहे हैं विंडोज और मैक और लिनक्स, तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है मेजरली हमारे पास जो इस समय यूज हो रहे हैं। तो विंडोज जो है वो थोड़े से अलग आर्किटेक्चर पर बना हुआ है, रैदर मैसिंटोश, मैक जिसको हम लोग कहते हैं, और लिनक्स, ये दोनों सिमिलर आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं, ठीक है। तो उनमें क्या है, उनमें कुछ कमांड सपोर्ट करते हैं और एट द सेम टाइम वही कमांड्स विंडोज पे सपोर्ट नहीं करते हैं, और उनके लिए एक अलग कमांड बना हुआ है। जैसे कि अगर कोई मैक चला रहा है, तो अगर वो ओपन, इन केस अभी तो मैंने डिलीट कर दिया, तो मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ पहले, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने फाइल बना ली, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि फाइल बन चुकी है, ces.txt, मैंने जैसे ls किया तुरंत मुझे दिख गया कि फाइल बन चुकी है, क्लियर है। तो अब ठीक है, तो हम लोग को इसको ओपन करना जानना है, ठीक है। तो अब मान लो कि ये txt फाइल है, और अगर तुम इसको, यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे बन चुका है सब, जो मैंने कमांड लाइन पे किया वो सब वैसे का वैसा इसमें भी हो चुका है, ठीक है। अब मैं अगर तुमको बताऊं कि, ठीक है, तो अगर मैं तुमको बताऊं कि जो cs.txt है, अगर तुम्हें खोलना है मान लो, तो तुम कौन सी कमांड लिखोगे कि ये कमांड लाइन से ही ओपन हो जाए। तो अगर मैं ओपन
ces.txt लिखूंगा तो क्या लगता है हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि जो ओपन कमांड है वो जो जिन लोगों के पास जो मैसेंटोश यूज करते हैं वो अगर वो टाइप करेंगे तो उनके में ये चल जाएगी। जैसे मैंने बताया कि विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसका एक अलग आर्किटेक्चर है और जो लिनक्स और मैसिंटोस है वो यूनिक्स बेस्ड है, तो उनके में ये कमांड्स काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम विंडोज में कौन सा कमांड है? विंडोज में कमांड है स्टार्ट ces.txt। तो अब ये कैसे खुलेगा? ये इसमें नहीं खुलेगा, इस कमांड लाइन में नहीं खुलेगा, ये खुलेगा जो कि एक डिफॉल्ट जो तुम्हारा ऐप है जो तुमने सेट कर रखा है कि टीएक्सटी फाइल पे जब मैं क्लिक करूं तो एक डिफॉल्ट ऐप होता है, जैसे कि विंडोज में नोटपैड है, तो जैसे ही मैं इस पे एंटर करूंगा ये नोटपैड पे खुल के आ गई। ठीक है, सीएस की फाइल। अब मैं जो भी इसमें लिखना चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ। क्लियर है? और इसको सेव करके मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब तुम्हें जानना चाहोगे कि क्या उसमें चीजें स्टोर हुई कि नहीं हुई, तो मैं दोबारा खोल के चेक कर लेता हूँ कि चीजें स्टोर हुई कि नहीं हुई। मैंने दोबारा ओपन किया, हाँ इसमें सब कुछ वैसे का वैसा ही ओपन है, सेव्ड भी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट का भी हमें यूज पता चल गया और ओपन का भी। जो लोग मैक यूज कर रहे हैं तो वो लोग ओपन का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी तुम लोग को अभी कमांड देखने को मिलेंगी जिसमें कि हम लोग मैसिंटोस में अलग कमांड यूज हो रही होगी और विंडोज में अलग। ठीक है, तो आई होप अब सब लोग को कमांड लाइन में फोल्डर्स क्रिएट करना, फाइल्स क्रिएट करना, फोल्डर्स डिलीट करना, फाइल्स डिलीट करना और कैसे ओपन करना है थ्रू कमांड लाइन और कैसे फोल्डर्स में आगे पीछे जाना है, चेंज करना है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? ओके, नहीं है। Sir, someone is having a doubt, so can I unmute him or you can take the doubts after the session? Okay, it is related to command line interface. Sir, unmute करना पड़ेगा उसको। ओके, अनम्यूट कर दो। Yes, Ayush, you can ask your doubt now. Ayush, okay, we will continue the doubts afterward because we are running out of time. Yes, sir. And yes, sir. if someone types the question, please let me know in the chat box. Sure, sir. So, okay, now we will continue to वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसके नाम से हम लोगों ने ये सेशन शुरू किया था। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है? तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम अगर मैं तुमको रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊं तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमारी लाइफ में नहीं है। हमें बहुत दुख है इस चीज का, लेकिन हमारी लाइफ में नहीं है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि वर्जन वर्जन इज रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, तो बहुत फिलोसफिकली तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ एक चीज समझ रहे होगे कि वर्जन तुम लोग ऐप का देखते हो ना कि ये वर्जन 3.1 है, वर्जन 3.2 है और वर्जन 3.4 आया ही नहीं, डायरेक्ट वर्जन 3.5 आ गया। ठीक है, तो वर्जन का मतलब होता है कि एक चेंज वर्जन ही कहेंगे हम उसको। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, जैसे कि एक रियल लाइफ में तुमको एग्जांपल बताऊं कि हम लोग की एज होती जा रही है। हम बचपन में थे तो अलग दिखते थे, हम लोग मिरर में देखते थे तो हम अपने आप को अलग दिखते थे। हम बड़े हुए अपने आप को अलग दिखते हैं, हम बूढ़े हो जाएंगे अपने आप को अलग दिखेंगे। ठीक है, तो हमारे वर्जन चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे वर्जन को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है। हम चाहें कि हम अपने बचपन में चले जाएं तो लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, तो हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ठीक है, तो सिमिलरली वर्जन वर्जन्स हमारे सॉफ्टवेयर्स के भी होते हैं। जब हम लोग कोई ऐप बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसका भी वर्जन होता है। तो उस वर्जन को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाया। अभी एग्जैक्टली समझ में नहीं आया होगा, बट तुम लोग को एज का एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि हम लोग चाहें तो अब इस एज से बचपन में नहीं जा सकते। ठीक है, तो वी कांट रिवर्ट आवर वर्जन। क्लियर?
तो अब इसमें यही सेम इशू आता है हमारे सॉफ्टवेयर्स में, कि मान लो कि हमारा जो पुराना वाला वर्जन था, हम लोग डायनेमिकली इवॉल्व करते रहते ना अपने सॉफ्टवेयर्स को। आज हमने ये वाला फीचर ऐड किया है, कल हम दूसरा फीचर ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन केस मान लो कि तुमने जब दूसरा फीचर ऐड किया, तो तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर था वो काम करना बंद कर दिया, ठीक है। अब तो काम करना बंद कर दिया, अब तुम ये सोच रहे हो कि अब मैं पुराने वाले ही सिस्टम को चालू कर देता तो कितना अच्छा रहता, पुराना वर्जन मिल जाए हमको। तो हमारी रियल लाइफ में नहीं, बट ये हमारे सॉफ्टवेयर फील्ड में पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है ड्यू टू सम वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स। तो मेनली इनके कुछ, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में भी लिख रखा है कि सॉफ्टवेयर टूल्स दैट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग चेंजेस मेड टू फाइल्स बाय कीपिंग अ ट्रैक ऑफ मॉडिफिकेशन डन इन द कोड, ठीक है। अब तुमने कोई कोड में चेंजेस किए हैं, तो उनका कोई ट्रैक रख रहा है। मतलब तुमने एक लाइन ऐड करी, तुमने एक सिंपल सी लाइन ऐड करी, मैं अभी तुमको टेक्स्ट फाइल में एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो इन केस अगर तुमने कोई एक टेक्स्ट फाइल में अलग सी लाइन ऐड करी, तो वो उसका रिकॉर्ड रखेगा कि जब आपने ये एक चेक पॉइंट बनाया था तो आपने कौन सा चेंज किया, ठीक है। तो सेम केस होता है हमारा सॉफ्टवेयर्स में। तो सॉफ्टवेयर्स में बहुत सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं। मेजरली जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है वो है गिट। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल्स लिख रखे हैं, गिट, हेलिक्स कोर और माइक्रोसॉफ्ट ईएफएस। तो मेजरली हम लोग यूज करते हैं गिट का। तो गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ये समझो अभी, और इसके आगे मैं बताता हूँ, तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपरली सारी चीजों को यूज करके। तो गिट तुम लोगों ने अभी तक, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि उन्होंने यूज कर रखा है, गिटहब पे रेपो पुश कर रखी है। मे बी उन्होंने डायरेक्ट किया हो, मे बी उन्होंने कमांड लाइन से किया हो, ठीक है। अब तुम लोग को कमांड लाइन का एक बेसिक आइडिया हो गया कैसे हम लोग चीजें उससे कमांड लाइन से ही डायरेक्टली बनाते हैं, हम कैसे फोल्डर्स बनाते हैं, कैसे फाइल्स बनाते हैं, कैसे फोल्डर्स डिलीट करते हैं। तो अब हम लोग सिमिलरली गिट पे काम करेंगे, जो कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, वर्जन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि यार तुम लोग नीचे एक डायग्राम देख पा रहे होगे। अब इसमें तुम लोग देख पा रहे हो ना कि यहाँ से हमने काम करना शुरू किया था, जहां पे भी तुम लोग को एक ब्लू डॉट दिख रहा होगा, पॉइंटर दिख रहा होगा, ठीक है। हमने उस जगह से काम करना शुरू किया, फिर हम सेकेंड डॉट पे आए, ठीक है, फिर हम थर्ड डॉट पे आए। ये सारे वर्जन्स हैं, जो तुम्हें ये डॉट्स दिख रहे हैं, सर्कल्स, ये ये एक समझ लो सॉफ्टवेयर है या कोड है या फिर कुछ भी है। ये वो उसका एक अलग अलग वर्जन्स है जो कि इवॉल्व हो रहे हैं। अब मान लो कि तुम्हारा ये जो, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं गिट में, जिसमें हम ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो गिट पे चलते हैं। तो हम लोग का मेजरली वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है गिट, ठीक है। तो गिट पे तो गिट के लिए मैं तुम्हें एक डेफिनेशन बता देता हूँ। गिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, जो कि मल्टीपल पीपल को अलाउ करता है कोलैबोरेट करने के लिए। ये सब तुम्हें दिख रहा होगा, बट अभी समझ में प्रॉपरली आएगा जब मैं तुम्हें सब करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली, इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि चेंजेस का ट्रैक रखता है, जैसा मैंने तुमको वर्जन कंट्रोल के डेफिनेशन में बताया था कि ट्रैक करता है चेंजेस को, जो भी तुमने फाइल्स बनाई है, नई फाइल्स बनाई है। तुमने अगर फाइल्स के अंदर एक फुल स्टॉप का भी चेंज किया है, तो भी गिट उसका ट्रैक रखता है कि अभी के वर्जन में और पुराने वाले वर्जन में तुमने एक फुल स्टॉप का डिफरेंस किया है, ठीक है। तो इन केस जैसा मैं बता रहा था कि अगर तुम्हारा कोड खराब हो गया, नहीं चल रहा है, तो उस केस में तुम अपने पुराने वाले वर्जन पे इजीली जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ गिट और वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कमांड लाइन पे ही, क्योंकि हम लोग बेसिकली उसी पे सारा काम कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग कमांड लाइन पे चलते हैं। तो इन केस किसी को प्रॉब्लम है तो अपने क्वेश्चन तब तक तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? You can also ask your doubts in the chats. Yes, sir. ओके, फाइन। तो हम लोग VS कोड के ही थ्रू अब हम लोग गिट बैश का यूज करेंगे। अब मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ कि तुम लोग को जरूरी नहीं है कि अलग से ही गिट बैश ओपन करना पड़े। तुम लोग को ये दिख रहा है ना कि हम लोगों ने इतने सारे कोड्स लिखे और सब रन किया और अलग से,
गिट बैश हमने अलग से यूज किया। लेकिन जो हमारा VS कोड है उसमें हम लोग उसी के अंदर ही उसको ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे? जब हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो बेसिकली जब हम लोग टर्मिनल पे जाएंगे तो न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। अब मेरा टर्मिनल खुल गया है, बट विंडोज का जो डिफॉल्ट टर्मिनल है वो है पावर सेल। बट हम लोग अभी पावर सेल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे फीचर्स जो गिट के हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर कमांड सपोर्ट नहीं करती है पावर सेल में। तो जब मैंने यहाँ पे गिट इंस्टॉल कर रखा है तो उसके साथ देखोगे तुम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट गिट बैश और पावर सेल भी अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गिट बैश का यूज करेंगे। ठीक है, जब तुम लोग गिट, अगर जिन लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है उनके में दिख रहा होगा, ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं किया वैसे वो लोग ऐसा इंस्टॉल करके फिर रन करके अगर देखेंगे तो उन लोग को दिखेगा जो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने गिट बैश ऑन कर लिया है। तुम देख रहे होगे जैसा कि हम लोग का यहाँ पर जो हम लोग अभी पुराना पूरा विंडो खोल रहे थे वैसा ही सिमिलर इफेक्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग को दिख रहा है ना कि हम लोग इस डायरेक्टरी में है, CS की डायरेक्टरी में। ये देखना सीख गया ना सब लोग कि हम किस डायरेक्टरी में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग इस डायरेक्टरी में है। अब हम लोग को क्या करना है? बेसिकली हम लोग को वर्जन कंट्रोल सीखना है कि कैसे वर्जन कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अ, एक फाइल बनी हुई है। ठीक है, दूसरी फाइल मैं बनाता हूं। ठीक है, तुम इधर देखते जाओगे कि इधर फाइल्स बनती जा रही हैं। ये फोल्डर खुला हुआ है और इधर सारी फाइल्स बनती जा रही हैं जो जो मैं इधर से बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे तीनों फाइल बन चुकी हैं। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि अब गिट मेनली अब गिट स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो हम लोगों ने ये टच कमांड CLI में सीख ली थी, कमांड लाइन इंटरफेस में। तो अब गिट स्टार्ट होता है। गिट स्टार्ट कहाँ से होता है? गिट एक ऐसा फोल्डर होता है जो कि जिस फोल्डर के अंदर तुम उसको इनिशिएट कर रहे हो, हम लोग इसको इनिशिएट करने के लिए एक कमांड यूज करते हैं, गिट इनिट। ये कमांड क्लियर है? इनिट का मतलब है इनिशियलाइजेशन। हम लोग गिट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब तुम लोग देखोगे कि जैसे ही मैं गिट इनिट को करूंगा तो यहाँ पे एक चीज लिख के आ जाएगी, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस पाथ। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, लेकिन हम लोग जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे बनाते जा रहे थे फाइल्स फोल्डर्स, यहाँ पे तो दिख रहा था, लेकिन ये गिट रिपोजिटरी नहीं दिख रही है। गिट जो फोल्डर बना है वो नहीं दिख रहा है इधर। तो वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो डिफॉल्ट हिडन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है इसका एक और यूज जो हमारा कमांड लाइन का है कि अगर कुछ चीजें हिडन है वो भी हमें अगर देखनी है तो हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं विद एन मोर एट्रीब्यूट ए, जिससे कि सारी, ए मतलब ऑल, तो सारी चाहे वो हिडन हो या ना हो सबको ही वो लिस्ट कर देता है। जैसे कि मैं इसको एंटर करूंगा तो तुम्हें एक गिट इनिट करके जो फोल्डर बना हुआ है वो भी तुम्हें तुरंत दिखेगा। ये देखो, तुम्हें CS TXT, CS1 TXT, CS2 TXT, ये 3 फाइल्स बनी हुई हैं और ये तुम्हें एक फोल्डर दिख रहा है। ये फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है कि हाँ ये मेरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर बन गया है जो कि अभी तक नहीं था। ठीक है, और यहाँ पर वो दिख भी नहीं रहा है और ना ही दिखेगा क्योंकि ये डिफॉल्ट हिडन है। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज तो दिख गई कि मैंने जैसे ही गिट इनिट किया तुरंत मेरी एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी बन गई है। ठीक है, ये रिपोजिटरी बेसिकली क्या करती है ना, जो तुम लोग अभी चेंजेस करोगे फाइल्स में, इस फोल्डर के अंदर कोई भी चेंज करोगे, ये गिट रिपोजिटरी, ये गिट फोल्डर उसको सेव करता जाएगा। वो ट्रैक करेगा, जैसे कि मैंने बोला था ना वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, तो ये फोल्डर उन सभी चेंजेस को ट्रैक करता जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अभी और समझ में आएगा। ठीक है, तो अब तुमने एक गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर दी है। इसके बाद क्या? इसके बाद ये कि एक हम लोग एक चलो पहले एक कर लेते हैं फिर दिखाते हैं तुमको। एक इसमें होता है कि एक स्टेजिंग एरिया होता है। स्टेजिंग से मतलब समझ रहे हो ना? स्टेजिंग एरिया का मतलब होता है कि स्टेज का मतलब वही होता है ना जहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए चीजें करते हैं जिससे कि हम लोग थोड़ी देर के लिए वहां पे एक टेम्परेरीली कुछ परफॉर्म कर सकें। सिमिलरली
गिट में भी 3 फेजेस होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन अभी के लिए तुम 3 सुनो। सबसे पहला होता है लोकल रिपोजिटरी। मैं तुम लोग को डायग्राम दिखाई देता हूँ, ठीक है, जिससे कि क्लियर हो जाए तुम लोगों को। ठीक है, ये देखो, तो एक ये वर्किंग डायरेक्टरी होती है, ठीक है, जिसमें क्या, जिसमें हम लोग लोकली काम कर रहे हैं, इसको लोकल डायरेक्टरी भी बोलते हैं। तो जब हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो इसके बाद ये एक स्टेजिंग एरिया दिया हुआ है। ये तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम लोग इस पे करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। और एक लोकल रिपोजिटरी होती है, और ये पूरा एक लोकल है। लोकल यहाँ तक 3, जैसे मैंने बताया था ना, 3 अभी तुम लोग को पढ़नी है। तो एक 3 चीजें बनी हुई हैं। अब 3 चीजें जैसे बनी हुई हैं, तो इनका यूज करेंगे हम लोग लोकली। जैसे कि मान लो तुम्हारा नेट कनेक्टेड नहीं भी है, तब भी तुम अपने वर्जन का कंट्रोल रख सकते हो। वो कैसे रखेंगे ये बताता हूँ। तो मान लो कि तुमने एक इनिशियलाइज कर दी। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर फाइल को तुम्हें स्टेजिंग एरिया में ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, गिट ऐड। और अगर तुम लोग अलग अलग फाइल्स के नाम लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो। एल्स तुम अगर आगे डॉट लगा देते हो, तो डॉट का मतलब होता है कि ऑल फाइल्स। तो जैसे मैंने गिट ऐड डॉट लिखा, इसका मतलब ये है कि जितनी भी फाइल्स इस फोल्डर में प्रेजेंट हैं, वो सारी स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी। जैसे कि मैं एंटर करके दिखाता हूँ क्या हुआ। ठीक है, तो सारी की सारी फाइल जो थी वो हमारी स्टेजिंग एरिया में चली गई। अब इससे क्या हुआ, इससे तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब मैं तुमको एक और कमांड बताने जा रहा हूँ, जिससे कि तुम, जैसे कि तुम एलएस कर रहे थे ना, कि लिस्ट कर पा रहे थे कि क्या क्या हो रहा है, तो वैसे सिमिलरली गिट में एक सिमिलर कमांड है। उसके सिमिलर एग्जैक्टली सेम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जैसे गिट स्टेटस है, गिट गिट स्टेटस, ठीक है, गिट स्टेटस ये क्या करेगा, ये बता देगा कि कौन सी फाइल्स जो है वो तुम्हारी स्टेजिंग एरिया में है और कौन सी नहीं है। जैसे ही मैंने डाला, तो ये देखो दिख रहा है ना कि CS TXT CS1 CS2, ये तीनों फाइल जो है वो तुम्हारी स्टेजिंग एरिया में है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो अब मान लो, अब स्टेजिंग एरिया में हम लोग आ गए हैं, जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे ना। अब हम लोग इस एरिया में पहुंच चुके हैं, स्टेजिंग एरिया में। ठीक है, क्या किया हमने, गिट ऐड कमांड यूज किया। समझ में आ रहा है, ये क्लियरली दिख रहा होगा। हमने गिट ऐड का यूज किया, तो उससे क्या हुआ, जितनी भी यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स थे, वो सब स्टेजिंग एरिया में आ गए। अब स्टेजिंग एरिया का मतलब भी तुम्हें थोड़ी देर में और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना होता है, बेसिकली हमें कमिट कर देनी होते हैं चेंजेस। तो अभी तो ये फाइल्स खाली हैं, तो इन फाइल्स को मैं ओपन करके इसमें, जैसे कि CS TXT में दिस एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज एग्जाम्पल फॉर वन। ठीक है, और सिमिलरली मैं यही कॉपी कर लेता हूँ CS फॉर टू। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि CS2.txt में एग्जाम्पल फॉर टू लिखा हुआ है, और CS1.txt में एग्जाम्पल फॉर वन दिया हुआ है, और CS.txt में केवल एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, ये डिस्टिंक्शन क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं गिट कमिट पे। एक कमांड और होती है, तुम लोगों ने ये नोट करी है सारी कमांड। सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया एक गिट रिपोजिटरी, जो कि उस फोल्डर के अंदर होगी, जैसे कि CS के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद ऐड किया हमने, जितनी भी फाइल्स उसके अंदर थी वो सारी हमने ऐड कर दी हैं। किसमें, स्टेजिंग एरिया में। किस कमांड को ऐड यूज करके, ऐड का यूज करके। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन सारी फाइल्स को कमिट कर रहे हैं। कमिट मतलब एक चेक पॉइंट बना रहे हैं। तुम लोगों ने सब लोग सुन रहे हैं ना। Yes, sir. Someone is Okay. asking regarding what is staging area. If you can explain. ओके, कौन पूछ रहा है। देखो मैं बता तो रहा हूँ कि अभी तुमको स्टेजिंग एरिया थोड़ा और क्लियर होगा। गिव मी अ मिनट, और स्टेजिंग एरिया का मतलब एग्जैक्टली क्लियर होगा जब मैं तुम्हें इसके एक कमिट कमांड का यूज बताने जा रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें स्टेजिंग एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जैसा कि बता रहा था कि गिट कमिट का यूज करते हैं हम लोग, कि हम लोग चेक पॉइंट बनाने के लिए। जैसे कि हम लोग गेम खेलते थे, कोई भी गेम खेलते थे, तो उसमें एक चेक पॉइंट बन जाता था कि हम अगर लास्ट, अगर हम लोग कहीं पे लाइक आउट हो गए, तो हम लास्ट चेक पॉइंट पे आके वापस से स्टार्ट करते थे। तो सिमिलरली जब हम लोग गिट कमिट का यूज करते हैं, तो हम लोग एक चेक पॉइंट बना रहे होते हैं कि
अभी तक जो चेंजेस हुए हैं वो एक जगह स्टोर हो जाएंगे, और जब हम लोग दोबारा वापस आने की कोशिश करेंगे तो हम इन्हीं चेंजेस पे आएंगे। तो उसी तरीके से अगर मैं गिट कमिट का यूज करूं, तो गिट कमिट के साथ एक एम का और यूज होता है, जो कि सिग्निफाई करता है कि एक मैसेज टाइप करना है। ठीक है, तो गिट कमिट स्लैश एम, और हम अब मैसेज लिखेंगे जो हमें मैसेज लिखना है। तो मैसेज क्या लिखना है? मैसेज के भी कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल कमिट। ठीक है, तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा, अब तुम लोग देख पा रहे होगे कि एक चेक पॉइंट बन गया है। वो क्या है? क्रिएट मोड 100644 cs.txt। तो तुम देख पा रहे हो इसको एक अलग एक हैश वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब तुम अगर देखोगे गिट स्टेटस करके, क्योंकि जैसा मैंने बताया था ना, तुम्हें कुछ भी देखना हो तो तुम स्टेटस का यूज करोगे, स्टेटस कमांड का। तुमने स्टेटस देखा तो एक चीज तुमने नोटिस करी, किसी ने अगर नोटिस करी हो, कि जब हम लोगों ने ये ऐड की थी स्टेजिंग एरिया में, तब मैंने CS1 और CS2 में ये नोट नहीं कर रखा था। ठीक है, तो लाइक जैसे ही मैंने और उसके बाद मैंने इसको कमिट कर दिया, तो जब मैंने इसको कमिट किया हुआ है, तब तक उसको ये आइडिया नहीं था कि इस फाइल में चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब जब कमिट हो गया है, तो कमिट क्या हुआ है? ये फाइल क्लियर फाइल कमिट हुई है, CS1 भी क्लियर फाइल कमिट हुई है। तो उसका चेक पॉइंट जो बना हुआ है ना, उसके हिसाब से ये दोनों फाइल्स खाली थी। लेकिन अब वो क्या ट्रैक कर पा रहा है कि ये दोनों फाइल्स जो थी CS1 और CS2, ये दोनों फाइल्स हमारी चेंज हो चुकी हैं। चेंज क्या हो चुकी है? हमने ये दोनों चीजें ऐड कर दी हैं इन दोनों फाइल्स में। ठीक है, क्लियर है? तो अब क्या है, अब मैंने ये चीज देख लिया कि हाँ, मतलब इसमें तो लिख के आ रहा है कि स्टेटस में कि आपको इसको अभी वो करने की जरूरत है, कमिट करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस किए जा चुके हैं। ठीक है, तो अब अब क्या करना होगा? अब हम वापस से वही चीज स्टार्ट करेंगे जो हमने स्टार्ट करी थी यहाँ पे। अब हम इन इन चेंजेस को पहले स्टेजिंग एरिया में ले जाएंगे। ठीक है, गिट एड डॉट। तो अब क्या हुआ? ये जितने भी चेंजेस हुए थे ना, दिस इज एग्जाम्पल फॉर टू, और जितने भी मैंने अभी तक चेंजेस किए थे, जैसे कि इसमें चेंज किया था और इसमें चेंज किया था, तो वो सारे स्टेजिंग एरिया में मेंशन हो चुके हैं और समझ में आ गया है कि हाँ, ये सारे चेंजेस किए गए थे फाइल में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूज हुए हो तुम लोग कि हम लोगों ने यहाँ पे जब कमिट कर दिया था तो यहाँ पे तो ग्रीन हो गया था, और उसकी कमिट के बाद हमें यहाँ पे मॉडिफाइड क्यों दिखाया? तो मॉडिफाइड इसलिए दिखाया क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कमांड का यूज किया था, तब तक हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल का मेंशन नहीं किया था, हमने ये फाइल चेंज नहीं करी थी। तो सिंपली जब वो कमिट हुआ, तब तक उसके पास ये आइडिया नहीं था कि ये फाइल चेंज हो चुकी है। लेकिन जब कमिट होने के बाद मैंने स्टेटस चेक किया, तो स्टेटस के अंदर ये दिखा देता है कि कुछ फाइल्स में चेंज हुए हैं कि नहीं चेंज हुए हैं। ठीक है, तो इन केस अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब ये दोनों चीजें स्टेजिंग एरिया में पहुंच चुकी हैं। ठीक है, गिट कमिट। अब हमें इसका चेक पॉइंट बनाना है ना, तो मैसेज एक टाइप करेंगे। मैसेज में क्या लिख देंगे? मैसेज में लिख देंगे कि सेकेंड कमिट, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हाँ, हम कौन सा कमिट कौन सा था, कौन सा हमने चेक पॉइंट किस लिए बनाया था। तो मैसेज हेल्प करता है वो चीज जानने में। ठीक है, तो ये देखो, इसमें लिख के आ गया ना, दो फाइल चेंजेस चेंज्ड, दो इंसर्शंस। इसको कैसे पता चला कि हमने दो जगह चेंज किया है, CS1 और CS2 में? और अब तुम लोग ये देखना चाहते हो कि चलो वो चेंज तुम्हें दिखाता हूँ मैं। ये सारी चीजों का ट्रैक रख रहा है। ठीक है, सभी चीजों का ट्रैक कि तुमने कितनी चीजें मॉडिफाई करी हैं, कितनी चीजें मॉडिफाई नहीं करी हैं। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने दिखा दिया ना, जब हम लोगों ने कमिट किया, तो इसके हिसाब से हमने दो फाइल चेंज करी है, और रियलिटी में हमने CS1 और CS2 चेंज करी थी, और वही दोनों इंसर्शंस किए हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग को इतना समझ में आ गया है कि हम लोग सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं गिट रिपोजिटरी को, जिसमें हमारी सारे चेंजेस ट्रैक हो रहे होंगे। क्लियर? उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है? हमारा स्टेजिंग एरिया होता है, जो कि ये बताता है कि हमारी जो चीजें हैं वो स्टेजिंग एरिया, मैं स्टेजिंग एरिया एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टेजिंग एरिया का मतलब क्या होता है। इन केस
अब मैं इनमें चेंजेस करता हूँ। देखो अब मैं अगर गिट स्टेटस का यूज करूंगा ना, गिट स्टेटस का यूज किया तो इसने दिखा दिया कि ऑन ब्रांच मास्टर। ब्रांचिंग का भी पूरा बता दूंगा मैं बाद में, थोड़ा सा जल्दी में, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग टॉपिक है। नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। तो ये ट्री के बेसिस पे काम करता है, तो इसको तुम लोग इग्नोर कर सकते हो। बट तुम्हें यहाँ समझने वाली चीज क्या है, ये है कि उसको पता चल गया है कि जो फाइल्स लास्ट तक चेंज हुई थी वो उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, तो अभी तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो उसने क्लियरली लिख दिया नथिंग टू कमिट। ठीक है, सेम अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं इसमें एक और लाइन ऐड कर देता हूं, दिस ठीक है, और सेम लाइन में CS1 में भी लिख देता हूं। इसमें नहीं लिखता हूं, जिसमें तुम लोग को क्लियर रहे कि हम लोग डिफरेंस कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं फिर दोबारा से गिट स्टेटस पे क्लिक करूंगा। गिट स्टेटस, देखो फिर से लिख के आ गया कि हाँ आपने CS2 को मॉडिफाई किया है। वो ट्रैक रख रहा है, हर चीज का ट्रैक रख रहा है कि आपने कौन सी चीज कहाँ पे मॉडिफाई करी। इन केस तुमको ये देखना देखना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हमें ये भी बता दे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो ये भी बता देता है कि तुमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। उसके लिए कमांड है गिट डिफ। डिफ मतलब डिफरेंस, कितना डिफरेंस आया। उसके आगे हम उस फाइल का नाम डाल देते हैं जिसमें कि हमको फाइल में कितना डिफरेंस आया वो देखना है। तो ces2.txt में हमको देखना है कि कितने चेंजेस आए हैं। जैसे हम एंटर करेंगे, ये देखिए, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो रेड लाइन है ये बता रहा है कि ये पहले था, पुराने वाले वर्जन में केवल इतना लिखा हुआ था और कोई नई लाइन नहीं बनी हुई थी, कोई चेंज ऑफ लाइन नहीं हुआ था। और जब हमने दोबारा किया है तो हमारे में क्या लिखा हुआ है कि हमने दिस इज चेंज इन CS2, ये लाइन दोबारा ऐड हुई है। ठीक है, तो ये गिट, अब तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि गिट हर चीज का ट्रैक रख रहा है। ठीक है, ये सारी चीज स्टोर कहाँ हो रही है, जो मैंने तुमको अभी दिखाया था ना कि जो एक गिट नाम का फोल्डर बना हुआ है, ये सारी चीजें वहां स्टोर हो रही हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हाँ सारी चीजें ट्रैक हो रही है। अब हम लोग आते हैं स्टेजिंग एरिया पे। स्टेजिंग एरिया जैसे यहाँ पे था, स्टेजिंग एरिया था कि स्टेजिंग एरिया का यूज क्या है। हम लोग डायरेक्टली गिट कमिट करके हम लोग डायरेक्ट वो ना बना लें, हम लोग डायरेक्टली गिट कमिट करके एक वो बना लेते हैं, अपना एक जो चेक पॉइंट बनाना है हम वहाँ पे बना लेते हैं। हम स्टेजिंग एरिया का यूज कर रहे हैं। स्टेजिंग एरिया का हम लोग यूज इसलिए कर रहे हैं कि इन केस हम सारी फाइल्स को कमिट नहीं करते हैं, सारी फाइल्स को हम सेव नहीं करते हैं, सारी फाइल्स हमारे लिए जरूरी नहीं है। उन चीजों को मैनेज करने के लिए हम एक स्टेजिंग एरिया बना देते हैं, जिसमें कि हम लोग ये मैनेज करते हैं कि कौन सी फाइल्स को हमें कमिट करना है और कौन सी फाइल को नहीं करना है। ठीक है, इस अभी तक इतना क्लियर है स्टेजिंग एरिया के बारे में। स्टेजिंग एरिया के बारे में इतना क्लियर है। Yes, sir. फर्स्ट ईयर It is clear. हो गए क्या? No, sir. Actually, they don't have the access to mic. They are replying in the chat. So it is clear to them. Okay, fine, then fine. Okay, let me know when they are replying in the chat. ठीक है, ओके। Sure, sir. सो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि हमारे गिट ने सारे अपने जो ट्रैक्स थे वो रखे कि हाँ कौन कब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। स्टेजिंग एरिया का काम यही होता है कि जब हम लोग गिट ऐड और डॉट करते हैं, डॉट या फिर हमें मान लो कि केवल जब हमने CS2 ही चेंज करी है तो हम केवल उसी को स्टेजिंग एरिया में भेजते हैं। ठीक है, स्टेजिंग एरिया में भेज दिया हमने। ठीक है, हमने गिट ऐड और CS2.txt किया और वो ऐड हो चुकी, क्योंकि उसमें जो चेंजेस हुए थे वो अभी तक कमिट नहीं हुए थे। तो हम लोग देखना चाहेंगे कि स्टेटस क्या दिखा रहा है। हमने गिट स्टेटस देखा तो इसमें दिखा रहा है कि हाँ आपने मॉडिफाई किया है CS2 को, क्योंकि हमने ये लाइन ऐड करी थी। ठीक है, अब क्या बात आती है, अब ये आती है कि हम लोग इसको कमिट कर देते हैं। कमिट इसलिए क्योंकि वो चेक पॉइंट बन जाए, वरना हमें ये दिखाता रहेगा
कि अभी आपने चेंजेस को कमिट नहीं किया है, ठीक है, गिट कमिट, और जैसे ही हम कमिट कर देंगे उसके बाद स्टेटस देखेंगे तो उसमें यही चीज मेंशन होके आएगी कि नथिंग टू कमिट, ठीक है, गिट कमिट एम, और हम मैसेज डाल देते हैं कि ces2.txt चेंज, ठीक है। तो इसमें एक और डाउट आ सकता है, छोटा सा डाउट है होगा तुम लोगों का, कि हम लोग ces2.txt चेंज क्यों नहीं लिख रहे हैं, पास्ट फॉर्म क्यों नहीं लिख रहे हैं, जबकि हमने तो चेंज किया है ना। तो अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में तो देखें तो चेंज होना चाहिए। नहीं, हम लोग का एक कन्वेंशन है कि जब हम लोग गिट का मैसेज लिखते हैं कमिट का, तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में रखने का ट्राई करते हैं। प्रेजेंट टेंस में रखना एक कन्वेंशन है, क्योंकि तुम लोग अभी प्रेजेंट में कर रहे हो टेक्स्ट चेंज, ठीक है। तो ये कन्वेंशन है, बाकी इंडस्ट्री लेवल पे यही यूज होता है। बाकी तुम लोग अगर एंट्री लेवल पे अगर कुछ भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट फॉलो करो कन्वेंशन को, तो ज्यादा अच्छी हैबिट पड़ती है, ठीक है। ces2.txt चेंज, ठीक है, जैसे मैं एंटर करूंगा तुम देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 2 इंसर्शंस आए और 1 डिलीशन आया, ठीक है। डिलीशन क्या आया, तुम लोग को याद होगा जब मैंने यहाँ पे लिखा था दिस इज एग्जाम्पल फॉर 2, तो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाया था और मैंने वो डॉट हटा दिया। उसने इस डॉट का भी ट्रैक रिकॉर्ड रख रखा है, इसीलिए उसने बोला कि 1 डिलीशन कर रखा है हमने, 1 डिलीशन किया हुआ है और 2 इंसर्शन किए हुए हैं। क्लियर है? तो अब हमको ये क्लियर हो गया कि हम कैसे कमिट करेंगे। कमिट का क्या मतलब है, कमिट का मतलब है चेक पॉइंट बनाना। अभी का यही समझो कि हम लोग कमिट करके चेक पॉइंट बना रहे हैं। तो अब हम लोग इस डायग्राम पे चलते हैं, अभी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। हम वर्किंग डायरेक्टरी में थे, हम अपनी सारी चीजें, वर्किंग डायरेक्टरी मतलब जिस डायरेक्टरी में डॉट गिट डायरेक्टरी अवेलेबल है, ठीक है, उसको हम वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं। जैसे कि जो यहाँ पे CS के नाम से थी, ठीक है, तो वर्किंग डायरेक्टरी जो थी, वर्किंग डायरेक्टरी हमारी यहाँ पे CS के नाम से थी। तो जो उसके अंदर फाइल में चेंजेस किए हमने, उसको हमने गिट ऐड कमांड से स्टेजिंग एरिया में भेज दिया। तो स्टेजिंग एरिया में जब हमने भेजा ना, तो हमने कुछ किया नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस उससे फर्क ये पड़ रहा है कि वो स्टेजिंग एरिया में जाने के बाद वो अब ट्रैक नहीं, वो ट्रैक हो पाएगी। अब अगर तुम चाहते हो कि ये जो स्टेजिंग एरिया में फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स कमिट ना हो, कमिट इन द सेंस कि उनका चेक पॉइंट ना बने सारी फाइल्स का, क्योंकि हमें वो बहुत ज्यादा यूज नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, रिस्टोर करके या फिर एक और उनको कैच कर सकते हो, कैच जो चीजें हैं उनको रिमूव कर सकते हो, और वो सारी जो स्टेजिंग एरा में चीजें अवेलेबल थी वो सारी वापस वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाएंगी और वो कमिट नहीं होंगी। तो इसलिए जैसे कि इंटरमीडिएट बनाया था ना, कि कोई काम करने से पहले ये ट्राई कर लो कि कहीं हम लोग डायरेक्टली इस चीज पे जंप ना कर जाएं, तो एक इंटरमीडिएट बना दिया गया है, इसीलिए इसका नाम स्टेजिंग एरिया है। तो अभी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ स्टेजिंग एरिया, जिसका भी डाउट था स्टेजिंग एरिया क्या मतलब है। तो स्टेजिंग एरिया का यही सिग्निफिकेंस है कि हम लोग इस पे फाइल्स रख के डिसाइड कर पाते हैं कि हमें किस फाइल को कमिट करना है और किस फाइल को कमिट नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये चीजें तुम लोगों ने देखी कि हम लोग अभी तक ये देख रहे हैं ना कि, एक सेकेंड, हाँ, तो अब तुम लोगों ने देख लिया होगा ना कि ठीक है, हम ट्रैक रख रहे हैं चीजों का, ट्रैक रख रहे हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है। ट्रैक रखने का फायदा क्या है, ट्रैक रखने का फायदा हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे, मेरे से ये बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट फाइल थी, और किसी ने आके यहाँ पे कुछ गड़बड़ गड़बड़ ऐसे लिख दिया, बहुत कुछ भी, ठीक है, किसी का मतलब समझ लो कोई लैपटॉप पे अपना सर ही रख के सो गया, ठीक है, और अब वो कोड खराब हो गया है। अभी तो ये TXT फाइल है तो कोई इश्यू नहीं आ रहा है, लेकिन मान लो इतना सब लिखने के बाद अब वो सो गया है, ठीक है, अब वो सो गया। अब तुम देखोगे मैं यहाँ पे जब लिखूंगा, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अब, लेकिन मेरे जो गिट रिपोजिटरी है उसको ये चीज समझ में आ चुकी है कि हाँ इनकी ces2.txt में चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस क्या आए हैं वो भी उसको पता है। तो जैसे मैं देखूंगा ना गिट स्टेटस, ठीक है, कि मेरा कोड, मान लो कि ये मेरा करेक्ट कोड था, जो मेरा 2 लाइन का कोड है, ये मेरा करेक्ट कोड था, और मैंने देखा कि अब ये जो लाइन आ गई है इसकी वजह से कोड चल नहीं रहा है, ठीक है,
तो अब मैं ढूंढने जाऊंगा तो कोड तो बहुत बड़े होते हैं, तो हम जाएंगे गिट पे, क्योंकि वो तो सारा वर्जन कंट्रोल कर रहा है। तो मैं जैसे ही गिट स्टेटस पे क्लिक करूंगा, तो जो हमारा, हम जैसे ही चेक पॉइंट बना चुके थे ना कि इतना मेरा करेक्ट कोड है, तो ये मेरा चेक पॉइंट है। इसके बाद अगर कोई चीज होती है तो गिट उसका ट्रैक रखेगा कि हाँ ये आपने बाद में करी है, ठीक है। तो मैं जैसे ही गिट स्टेटस पे क्लिक करूंगा, सॉरी, गिट स्टेटस पे क्लिक करूंगा, तुम ये देखोगे कि इसमें लिख के आ रहा है कि CES2 मॉडिफाई हो चुकी है। हाँ, और अब मुझे समझ में आ गया कि हाँ CES2 मॉडिफाई हुई है, ठीक है। अब मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या मॉडिफिकेशन आया है। तो मैं जैसे पहले बताया था, गिट डिफरेंस और CES2.txt जैसे ही तुम टाइप करोगे, इसका रिजल्ट आएगा कि ये जितना भी मैंने टाइप किया था कुछ भी रैंडम, वो लिख के आ गया कि ये नई चीजें ऐड हुई हैं। अब मुझे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे नई चीजें ऐड हुई हैं, और मैं सिंपली जाके इसको हटा सकता हूँ। नहीं हटाना चाहता हूँ, मान लो कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं पुराने वर्जन पे चला जाऊं यूजिंग कमांड लाइन, ठीक है। तो अब तुम लोग को ये याद होगा कि अगर हम लोग को पुराने वर्जन पे जाना है तो इसी का यूज तो करते हैं, गिट का, ठीक है। तो हमारा पुराना वर्जन तो सेव्ड है ना गिट के पास। तो गिट के पास पुराना वर्जन अगर हमें वापस लाना है तो उसके लिए एक कमांड होती है। जैसे कि जो हमारा पुराना वर्जन था उसमें ये सेव्ड है ना, पुराने चेक पॉइंट तक ये इतना पार्ट, तो इतने तक हम इस फाइल को बिना टच किए हम इस इतने पार्ट को डिलीट कर देंगे जो बाद में चेंजेस आए हैं, और केवल उतना पार्ट रहेगा जो मेरा ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही मैं लिखूंगा गिट चेकआउट, ये कमांड है जो कि मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, जो मैंने एक फ्लो बना रखा है। तो देखो, जब तुम लोकल रिपोजिटरी पे पहुंच गए ना, तो तुमने यहाँ पे अगर तुम्हें डायरेक्ट यहाँ से लोकल रिपोजिटरी से डायरेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी पे वापस जाना है, कि मतलब जो वर्किंग डायरेक्टरी में चेंजेस हुए हैं वो मुझे नहीं, वो मुझे हटाने हैं, वो मुझे रिवर्ट करने हैं, और मुझे लोकल रिपोजिटरी से डायरेक्ट सारे चेंजेस जो मेरी पुरानी वाली चीजें थी वो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में वापस आ जाएं, ठीक है। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, वो करने के लिए गिट चेकआउट, और क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ces2.txt में चेंजेस आए हैं, तो मैं उसका नाम लिख दूंगा और एंटर मारूंगा। तुम देखोगे, अब सब लोग इस चीज पे ध्यान देना, इस फाइल पे, ये फाइल ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो जाएगी जैसे ही मैं, क्योंकि, और चेंज कितना होगा, केवल ये वाला पार्ट, ये वाला जितना ग्रीन लाइन से दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो मैंने बाद में ऐड किया है कमिट से पहले, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, तुमने देखा वो पार्ट अपने आप गायब हो गया, वो पार्ट अपने आप गायब हो गया, ठीक है। तो ये यूज है, ये एक, मतलब ये एक बहुत छोटे लेवल पे मैं यूज बता रहा हूँ, बट जब 10,000 लाइन ऑफ कोड होता है और हमने कोई गड़बड़ कर दी होती है और हमें बहुत कम टाइम में अपने पुराने वर्जन पे जाना होता है, तो हमें क्या कुछ नहीं करना होता, हमें बस कुछ कमांड्स का यूज करना होता है। और हमने देखा कि हमने जैसे ही चेकआउट ces2.txt किया, तुरंत हमारे सारे चेंजेस जो कि इस चेक पॉइंट के बाद हुए थे वो सारे रिवर्ट हो गए, और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, ठीक है। अब मैं वापस जाके अगर गिट स्टेटस चेक करूंगा तो मेरे में दिखाएगा कि कोई भी चेंजेस कमिट करने के लिए नहीं है। अभी तक सबको क्लियर है स्टेजिंग एरिया गिट क्यों यूज कर रहे हैं? अगर अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, कोई डाउट है किसी को? Is anyone having a doubt regarding staging area? You can raise your hands. स्टेजिंग एरिया और एनीथिंग टिल नाउ? Okay, sir, I guess you can move on. ओके, नो वन हैज एनी डाउट, फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी तक मुझे लग रहा है सबको यहाँ तक समझ में आ गया। तो जैसा मैंने तुम लोग को बताया था कि अभी तुम लोग को बस 3 चीजों पे ध्यान देना है, वो थी वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड लोकल रिपोजिटरी, ठीक है। तो इन तीनों चीजों का मतलब सब लोग को समझ में आ गया होगा कि हमने जब गिट ऐड का यूज किया तो स्टेजिंग एरिया में सारी फाइल चली गई, फिर जब हमने गिट कमिट का यूज किया तो लोकल रिपोजिटरी में सारी फाइल चली गई, ठीक है। अब इन केस तुम अपने लोकल में चीजें नहीं रखना चाहते हो, तुम अपने लोकल रिपोजिटरी में, तुम्हें डर है कि तुम्हारा, मान लो कि तुम्हारा पीसी फॉर्मेट हो गया या फिर तुम्हारा कुछ एरर आ जाता है तुम्हारे पीसी में,
तो तुम अपने लोकल रिपोजिटरी में चीजें नहीं रखना चाहते हो, ठीक है। तुम्हारा गिट का काम तो इतना था, तुम्हारे गिट ने अपना काम कर दिया लोकल रिपोजिटरी पे भी, लेकिन इन केस तुम इसको रिमोटली रिमोटली होस्ट करना चाहते हो, तो इसी का जो एग्जांपल है, इसको जो रिमोटली तुम इसको होस्ट करना चाहते हो, अपने कोड को बाहर लिखना चाहते हो, जो तुमने चेंजेस किए हैं उनको तुम अलग जगह लिखना चाहते हो, उस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं होस्ट करने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम यूज करते हैं, वो है गिटहब, ठीक है। तो गिटहब क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज रहते हैं कि गिट एंड गिटहब में सेम ही तो है दोनों चीजें, ठीक है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्लियरली किसी को समझ नहीं आता। जनरली जो बहुत पहली बार पढ़ते हैं उनको बिल्कुल समझ नहीं आता, वो लोग सोचते हैं कि सिमिलर सिमिलर चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गिट और गिटहब बहुत काफी डिफरेंस है। जैसा मैंने तुम लोग को पहले बताया था कि वर्जन कंट्रोल क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिट है। गिट क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो अभी तक हमने कहीं भी गिटहब का यूज नहीं किया और हमने सारे वर्जन्स को कंट्रोल कर लिया। अभी तक हमने देखा कि हम पुरानी फाइल्स को चेंज भी कर दिया, हमने हमने जो भी नए नए चेंजेस आए उनको देख भी लिया कितने चेंजेस हो रहे हैं। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम तो हमारा बिना गिटहब के भी चल रहा है, ठीक है। तो अब गिटहब का क्या मतलब है, गिटहब का क्या यूज है, ठीक है। गिटहब का यूज ये है कि अगर मान लो हमें कुछ लोग के साथ कोलैबोरेशन में काम करना है, ठीक है। इन कोलैबोरेशन में काम करना है, तो हम अपने लोकल रिपोजिटरीज कैसे भेजेंगे उसको, ठीक है। तो हम उस जैसे कि लोगों के साथ काम करना है, तो कोलैबोरेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसका जो मेन रीजन ये है कि हम अपनी जो रिपोजिटरीज हैं उनको रिमोटली वेब पे वेब पे होस्ट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें ये टेंशन नहीं होती कि हमारा अगर लोकल सिस्टम डिलीट हो जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि गिटहब इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, ये एक वेब बेस्ड है। तुम्हें इस गिटहब चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत है, बट तुम्हें गिट चलाने के लिए इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, गिटहब नहीं है। गिटहब उस वर्जन कंट्रोल सिस्टम को होस्ट करता है वेब पे, जिससे कि सारी फाइल्स तुम अपनी होस्ट कर पाओ वेब पे, इसीलिए गिटहब बना है, ठीक है। तो गिट और गिटहब में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो गिट था, और उसमें सारा कुछ वर्जन कंट्रोल हो गया। लेकिन हम लोग अगर कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, अब बात आती है कोलैबोरेशन की, तो GitHub is a web-based platform used for version control and collaboration. It allows developers to create repositories, track changes to code, and collaborate with others. तो GitHub क्या कर रहा है ना कि जो चीजें तुम्हारी Git रिपोजिटरी में थी वो सारी ये GitHub मैनेज कर सकता है, बट ऑन द वेब ये बिना इंटरनेट के नहीं काम करेगा, ठीक है। तुम उसमें जाकर चेंजेस ट्रैक कर सकते हो, क्या क्या चेंजेस आए हैं, जैसा कि हम लोग इसमें कर रहे थे गिट में, ठीक है। और सेम टाइम पे हम लोग कोलैबोरेट भी कर पा रहे हैं, जो कि हम केवल गिट से नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम बेसिकली अगर हमें किसी के साथ कोड एक्सचेंज करना है तो हम उसको पेन ड्राइव टू पेन ड्राइव डिलीवर करते घूमेंगे। मान लो कि हमें हमारे उस पर 100 लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग 100 लोग को पेन ड्राइव से डिलीवर थोड़ी ना करते घूमेंगे। तो कोलैबोरेशन के लिए गिटहब एक अच्छा टूल था, जो कि हमारा सारा कोड वेब पे होस्ट कर देता था, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि गिटहब करता क्या है। तो आई होप कि तुम लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने गिटहब पे अकाउंट बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो देखो, गिटहब पे अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, जैसे सोशल मीडिया अकाउंट से बनाते हो वैसे ही बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम जब अपना अकाउंट खोलते हो तो वहां पे ये ऑप्शन तुम्हें दिखेगा, ये पूरा गिटहब का वेब बेस्ड, जैसे इसमें लिखा हुआ था ना, इट इज वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो वैसे ही यहाँ पर एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि मैंने खोल रखा है। तो इसमें क्या है, एक रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे कि अ, जैसे डायरेक्टरी होती है वैसे ही रिपोजिटरी सिमिलरली होती है। रिपोजिटरी क्या होती है, वो रिपोजिटरी थोड़ा सा काइंड ऑफ कह सकते हैं कि हमारा ये थोड़ा सा ऑनलाइन बेस्ड रहती है, एक ऐसा फोल्डर जो कि ऑनलाइन प्रेजेंट है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग रिपोजिटरी पे काम कर रहे हैं, तो वो रिपोजिटरी है ये, ठीक है।
तो रिपोजिटरी पे अगर तुम्हें एक नई रिपोजिटरी रेपो बनानी है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको रेपो भी बोलते हैं। तो अगर हमें एक नई रेपो बनानी है, इन केस मान लो कि मैंने बोल दिया कि लॉगिन पेज, ठीक है, एक मैंने रेपो बनाई लॉगिन पेज के नाम से, क्योंकि मैं एक ऐसा लॉगिन पेज बनाना चाहता हूं जो कि मैं इस पे अपलोड कर पाऊं, जो मेरा कोड सब देख पाए, ठीक है। और मैं देखो एक बहुत अच्छी वो होती है, जैसे कि चीजें होती है ना, कि होती सारी हैं, ये ऑप्शन लिखा हुआ है, बट अगर आप डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तो हम इसमें एक डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा? जो हम इसमें कर रहे हैं वो हम एज अ डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, जो भी मेरी रेपो को इस रेपो को चेक करेगा उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस रेपो के थ्रू करना क्या चाहता था, ठीक है। अब इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी रेपो को कोई भी एक्सेस कर सके, तो तुम इसको पब्लिक रखोगे, और तुम चाहते हो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल चीजें इसमें मेंशन्ड है, तो तुम उसको प्राइवेट कर सकते हो। तुम इसमें मतलब लाइक तुम चाहते हो कि अभी कोई चीजें ना देखे, मेरी चीजें हैक हो सकती हैं कुछ भी, तो तुम इसको प्राइवेट रख सकते हो अनटिल यू वांट, और उसके बाद तुम चाहो तो बाद में उसको पब्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। रीडमी फाइल ऐड करना भी अच्छी बात होती है, उससे ये पता चलता है कि हाँ तुम इससे लोग तुम्हारा जब इस कोड को देखेंगे तो पता चलता है उनको कि हाँ तुम इस कोड के साथ करना क्या चाहते हो। कोई कोई अगर उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है उस कोड के साथ, तो रीडमी फाइल पढ़ के ये बता सकता है कि हाँ वो उसको कैसे हैंडल करना है, उन्होंने कोड कैसे लिखा हुआ है। तो उस इस रेपो के बारे में रीडमी फाइल में हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट अभी हम ये नहीं बना रहे, ठीक है। तो हम उसके बाद ये क्रिएट रिपोजिटरी कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रिपोजिटरी का नाम डाला और डिस्क्रिप्शन डाल दिया। पब्लिक पे सिलेक्टेड था, तुमने पब्लिकली बना दी और क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दिया, ठीक है। हमने क्लिक कर दिया है, ठीक है। एक नई रेपो बन जाएगी जो कि तुम्हारा नाम क्या होगा, लॉगिन पेज, लॉगिन के पेज के नाम से होगी, ठीक है। अब तुम यहाँ पे बहुत सारे कमांड देख रहे होगे। तुम चाहो तो जैसे कि तुम लोग गूगल ड्राइव पे फोटोज अपलोड करते हो ना, कि हमने यहाँ से उठाया कोड, हमने ये वाली फाइल यहाँ से उठाई, ये वाली फाइल यहाँ से उठाई, और हमने डायरेक्टली ऐसे उठाई, और हम चाहें तो ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन ये बहुत नाइव तरीका हो जाएगा, और मतलब इनिशियली तुम लोग ये कर भी सकते हो, बट हम इसको दूसरे तरीके से बताएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि इसमें मेंशन्ड भी है, तुम्हारे पास सारी कमांड लाइन की कमांड्स दी हुई हैं कि तुम्हें कैसे इस मतलब इस रेपो में अपनी चीजों को कमांड लाइन के थ्रू एक्सपोर्ट करना है। अब मैं ये अभी तक मैंने जो किया है वो मेजरली काम सब कुछ कमांड लाइन से किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको वहां से उठा के यहाँ डायरेक्टली डाल ना दूं। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो अभी तक काम किया है वो यहाँ पर रेपो में अपने आप आ जाए थ्रू कमांड लाइन, ठीक है। तो मैं वापस यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपनी गिट रिपोजिटरी तो बना ही चुका हूँ। इसके अंदर जो है वो मेरा, तुमने देखा होगा कि जब मैं बता रहा था तुमको यहाँ पे इस वाले पार्ट में, तो मैंने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई, स्टेजिंग एरिया बनाया और लोकल रिपोजिटरी बनाई। तो लोकल रिपोजिटरी में मेरे सारे चेंजेस सेव्ड हैं, मेरे सारे चेंजेस सेव्ड हैं। तो अच्छा, कोई किसी को याद है कि हमने अभी तक कितने कमिट्स किए हैं? ठीक है। तो अगर तुम्हें ये चीज देखनी है ना कितने कमिट हुए हैं, तुम्हें अगर ये चीज देखनी है कितने कमिट हुए हैं, तुम लोग एक कमांड यूज करता है गिट लॉग, ठीक है। गिट लॉग जैसे ही करोगे, तुम्हें देखो सारे के सारे कमिट्स दिख गए, और उनके सामने एक इनकी एक हैश वैल्यू दी हुई है जो एक यूनिक होती है। हर एक कमिट के लिए एक यूनिक वैल्यू होती है, जो लाइक कि कितनी भी चीजें हो जाए लेकिन ये रिपीट नहीं करेगी, ठीक है। तो तुमने ये कमिट किया, दूसरा कमिट किया, तीसरा कमिट किया, तो हमने ऑल टोटल अराउंड 3 कमिट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये बात हमारे लोकल कंप्यूटर को पता है, जो हमने गिट इनिशियलाइज किया था
ये चीजें उसमें सेव्ड हो रखी हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके आगे चलूं और मैं अब यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो मैंने अभी अपनी रिपोजिटरी बनाई ना, अब इसमें जो दिया हुआ है कि अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया हुआ था, मैंने तो ये वाला पार्ट कर लिया ना, मैं लोकल रिपोजिटरी में पूरे सेव कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर तुमने लोकल रिपोजिटरी में सारे सेव सब कुछ सेव कर लिया है, इतना पार्ट लोकल रिपोजिटरी जहां तक मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इतना पार्ट तो हम लोग इतनी देर से कर ही रहे थे लोकली, तो हमने लोकली इतना पार्ट कर लिया है। हमने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई, स्टेजिंग एरिया में बनाया और कमिट किया लोकल रिपोजिटरी में, इतना पार्ट कर लिया है। बट हम उसको रिमोट भेजना चाहते हैं, फिर रिमोटली हम रिमोटली कहाँ भेजेंगे, कौन स्टोर करेगा वो चीजें, गिटहब करेगा। गिटहब इसीलिए बोल रहा है, एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि गिट की चीजों को होस्ट करता है, ठीक है। तो तुमने देखा कि गिट क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन कमांड लाइन, इसका मतलब ये है कि ये कमांड्स उसके लिए हैं जब तुम लोगों ने एक भी रिपोजिटरी, मतलब अभी तक तुमने उस पर कोई काम नहीं किया होगा, तो तुम वापस से क्या करोगे। लेकिन तुम्हें याद होगा कि हमने गिट इनिट तो लिख चुके हैं, हम इनिशियलाइज तो कर ही चुके हैं गिट रिपोजिटरी, ठीक है। और उसके बाद हम गिट एड रीडमी डॉट एमडी ऑप्शनल होता है, तो हमने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। गिट कमिट, हम कमिट्स बहुत सारे कर चुके हैं तो हमें करने की जरूरत नहीं है। गिट ब्रांच, ब्रांच भी ऑप्शनल होता है, जनरली हम लोग मास्टर ब्रांच यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बहुत रिक्वायर्ड नहीं है इनिशियल स्टेप पे, तो तुम लोग अभी स्किप कर रहे हैं, अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो बता देंगे, ठीक है। तो इसको भी स्किप कर सकते हो, हमने ये कमांड नहीं लिखा, ठीक है। अब बात आती है ये दोनों चीजें, इसे तुम्हें समझ में आ रहा हो, गिट रिमोट जो हम करना चाहते हैं, रिमोट, रिमोट का मतलब कि रिमोटली डाटा को स्टोर करना चाहते हैं। और ओरिजिन, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन बेसिकली हम लोग नाम रख देते हैं कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट का, इस ऑनलाइन पार्ट का हम लोग नाम रख दिए हैं ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन और रिमोट एड ओरिजिन, इस तीनों वर्ड्स का मतलब ये हुआ है कि हम एक रिमोटली ऐड करना चाहते हैं ओरिजिन नाम की रिपोजिट, ओरिजिन नाम के पार्ट को, ठीक है, जिसका हमने नाम दे दिया ओरिजिन। और वो कहां पर है, वो इस यूआरएल पे है। वो यूआरएल कब मिला मुझे, जब मैंने गिट रिपोजिटरी बनाई नई, ठीक है, तो तब मुझे मिला। तो मैं जब ये, अब मुझे क्या करना है बेसिकली, अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, तुम लोग जब काम करना तो कॉपी कर लेना। तो तुम लोग को अगर ये चाहिए, अगर ये तुम्हें कमांड चाहिए, तो तुम लोग बेसिकली क्या करना, एक गिटहब पे नई रेपो बनाना। तो तुम जब रेपो बनाओगे ना, तो रेपो बनाने के बाद जो पेज आता है उसमें सारी कमांड्स लिखी हुई होती हैं, तो तुम इनका यूज कर सकते हो। अब इसके बाद क्या है, ये वाले कमांड तो तब के लिए थे ना जब तुमने कुछ काम नहीं कर रखा। जिस स्टेज पे हम लोग हैं, हमने बहुत सारे काम किए, हमने बहुत सारे कमिट्स किए हुए हैं, तो उस समय के लिए हमारे पास है पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन। कमांड लाइन से ही हम करेंगे, बट हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पहली जो हमारी कमांड होगी वो ये होगी, गिट रिमोट एड ओरिजिन। और ये जो यूआरएल दिया हुआ है, क्योंकि उसको पता तो लगना चाहिए ना कि हम कहाँ पे पुश कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग चीजें भेज रहे हैं, कौन सी जगह पे हमारी रिमोट डायरेक्टरी बन रही है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और पहले मैं इस चीज को, एक सेकेंड, ठीक है, तो मैं इस चीज को पेस्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जो वहां से कॉपी किया था, गिट रिमोट एड ओरिजिन, और ये रहा मेरा यूआरएल, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा, अब मैं इसको रन करूंगा, इस कमांड को, जैसे मैं इस कमांड को रन करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास वहां पे जब जहां से हम लोग काम कर रहे थे, जहां से मैंने देखा कि रेपो में दिया हुआ था, तो तुम्हें इसको मेंशन करना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सी ब्रांच में चेंजेस करने हैं। तो ये जो लाइन है ये बताती है कि तुम मेन ब्रांच में काम कर रहे हो। तो ब्रांचिंग का अगर मैं तुमको जिस देना चाहूँ, तो इस इमेज से समझ में आ जाएगा, इस इमेज से समझ में आ जाएगा। देखो, ब्रांचिंग का मतलब ये होता है ना, ब्रांचिंग का अगर तुम लिटरल मीनिंग समझो, जो वर्ड का मतलब होता है कि ब्रांचेस बनाना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग का मेजर गिट और गिटहब पढ़ने का मतलब यही था कि हम वर्जन कंट्रोल करना चाहते थे।
ठीक है। तो हमने इस जगह से, मैंने जैसे तुमको इनिशियली बताया था एक डायग्राम में कि इस जगह से जब शुरू हुआ, पूरा प्रॉपरली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोड। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा डायग्राम है, हम यहाँ से शुरू किए थे, हमने यहाँ पहला कमिट किया था, तो ये पहला कमिट दिखा रहा है। ये जो जितने भी सर्कल्स हैं ये हमारे कमिट्स दिखा रहे हैं। ठीक है, हम जो कमिट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आए, हमने देखा कि हाँ मेरा सॉफ्टवेयर अच्छा चल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता था कि जितना हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है वो चलता रहे और उसमें कोई चेंजेस ना आए, और लेकिन हम कुछ और फीचर्स भी इंप्लीमेंट करना चाहते थे। गिवन हम ये भी नहीं चाहते थे कि इसमें इफेक्ट हो, तो हम क्या करेंगे, एक और ब्रांच बना लेते हैं। जैसे कि तुम्हें ब्रांचिंग दिख रही होगी कि ये आगे भी जा रहा है, लेकिन इसने एक अलग ब्रांच बना ली है। तो ये ब्रांच क्या कर रही है ना, ये जितना ये पहला वाला कोड था, पहले वाले कमिट का, ये कोड यहाँ पर आ जाता है, और हम इसमें जितने भी चेंजेस करते हैं ना, ये एक अलग ब्रांच में हम कमिट करते रहते हैं, और ये इफेक्ट नहीं करती है जो हमारी मेन ब्रांच है। ठीक है, ऐसे सिमिलरली हम बहुत सारी बार ब्रांचिंग करते हैं, और जब हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे जाते हैं तो हम लोग को जब काम करने को दिया जाता है, तो हम लोग ये जो मेन ब्रांच है ना, इस मेन ब्रांच पे कभी काम नहीं कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है कि हम सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं। तो जब हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो हम उस काम को अभी इसमें, जब हमने मान लो जब हम समझ गए कि ये चीज सही है, इस डायग्राम से बताता हूँ। मान लो कि हमने देखा कि हाँ ये वाला रेपो जो था यहाँ तक ठीक था, इसने एक जो नया फीचर ऐड किया है ये वाला, ये फीचर सही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फीचर को वापस से पुल रिक्वेस्ट डाल के यहाँ मर्ज कर लेंगे। तो जो ये फीचर था वो इसके साथ मेन में आ जाएगा, और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 1 सेकंड के लिए भी ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोगों ने थोड़ा सा जिस्ट ले लिया है ब्रांचिंग का, क्योंकि ब्रांचिंग एक अच्छा टॉपिक है, अगर मैं करके दिखाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ब्रांचिंग का मतलब समझ लिया हमने। अब समझ में आ गया ना कि हम लोग इस ब्रांच की बात कर रहे हैं। हम लोग इसमें ये मेंशन नहीं कर रहे कि हम लोग इस साइड वाली ब्रांच में, इस साइड वाली का ब्रांच मान लो लिटिल लिटिल फीचर नाम था साइड वाली ब्रांच का, तो हम साइड वाली ब्रांच में चीजें नहीं भेज रहे हैं, हम लोग केवल मेन ब्रांच की चीजें भेज रहे हैं, डायरेक्ट मेन ब्रांच की। ठीक है, तो हम जो अपलोड कर रहे हैं वो ये मेन ब्रांच जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये भी मेंशन कर दिया, और मैं इस कमांड को भी विजुअल कोड में जाके रन कर दूंगा। ठीक है, हमें यहाँ पे कंट्रोल भी काम नहीं करता टर्मिनल पे, तो हमें आइदर राइट क्लिक यूज करना पड़ता है और शिफ्ट प्लस इंसर्ट यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम जैसे ही इंटर करेंगे, हमारा लास्ट, अभी हमने अपलोड नहीं करी है चीजें, ये चीजें क्या करी है ना, कि जो अभी तक गिट में स्टोर हुआ था वो चीज ऐड हो गई है इस वाले जो हमारी रिपो थी इससे जुड़ चुकी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने मेन वाली जो ब्रांच थी उसको हमने ऐड कर दिया है इस ओरिजिन से। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सारा जो डाटा है ये अपना ऑनलाइन होस्ट करने के लिए पुश करेंगे। जैसे कि ये तुम लास्ट लाइन पढ़ पा रहे होगे, गिट पुश यू ओरिजिन मेन। ठीक है, तो गिट पुश का क्या मतलब है, पुश का मतलब ये है कि जो मेरा इस लोकल, जो मेरा लैपटॉप है, जो मेरा सिस्टम है, जिसमें मैंने अभी तक सारे चेंजेस किए हैं, जहां पे मेरी गिट रिपोजिटरी बनी हुई थी लोकली, उसको हम पुश कर रहे हैं कहाँ पे, ओरिजिन पे। मैंने अभी बताया था ना कि ओरिजिन क्या है, ओरिजिन हम इस रेपो को समझ लो नाम दे रहे हैं, तो हम ओरिजिन में भेज रहे हैं, पुश कर रहे हैं मेन को, मेन जो मैंने बताया ना अभी कि मेन ब्रांच को पुश कर रहे हैं, ये मेन ब्रांच को हम लोग पुश कर रहे हैं यहाँ से, ये वाली मेन ब्रांच को हम लोग पुश कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हम इसको भी कॉपी कर लेंगे, हमने कॉपी कर लिया है, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एंटर करूंगा, मेरा थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि चीजें जो यहाँ पे थी वो अपलोड होने में जितना टाइम लेगा, और हाँ इतना ही टाइम लिया और मेरी सारी चीजें अपलोड हो गई हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता वो लोग ये देखना चाहेंगे कि मैं कैसे मानूं कि चीजें अपलोड हो गई हैं। ठीक है, तो हम इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे
जो मेरे टर्मिनल पे, जो मेरे VS कोड पे txt फाइल्स थी, वो सारी txt फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। ये जो उसमें सेम कंटेंट लिखा हुआ है और जो चीजें लिखी हुई थी, ये देखो वही चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। जो फोल्डर स्ट्रक्चर था सिमिलरली वो चीजें आ गई हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया गिटहब। गिटहब पे हमने क्या किया, गिटहब पे हमने अपनी जो भी चीजें थी वो हमने पुश कर दी। और इसके साथ ऐसा नहीं है कि हमारा केवल और केवल वो कंटेंट आया है। हमारा जो भी अ, हमारा जो भी गिट ने स्टोर किया हुआ था, गिट क्या स्टोर कर रहा था, गिट पूरा वर्जन का ट्रैक रख रहा था। तो वर्जन ने क्या ट्रैक कर रखा था, हमने कितनी बार कमिट्स किए हुए, कमिट्स इन द सेंस कितनी बार चेक पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है। तो हम उन और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि केवल अभी तक एक ही ब्रांच है। तो हमने भी काउंट किया था ना कितने कमिट्स हैं। तो यहाँ पर वो कमिट्स वैसे के वैसे आ जाते हैं विद द सेम मैसेज। ये देखो, इनिशियल कमिट, सेकंड कमिट एंड ये जो मैंने थर्ड कमिट किया था, ces.txt चेंज, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि कमिट में मेरा क्या लिखा हुआ था। जब मैं इनिशियल कमिट पे ओपन करूंगा तो ये दिखाएगा कि हमने क्या किया था, दिस इज एग्जाम्पल, ये लाइन हमने ऐड करी थी, ठीक है। अब हम जब जाएंगे सेकंड कमिट पे, ठीक है, सेकंड कमिट पे जब हम गए तो हमने देखा था कि हमने ces.cs2.txt में भी चीजें ऐड कर दी थी, ठीक है। और जो हमारा थर्ड कमिट था, जो हमारा एग्जाम्पल कमिट था, उसमें ये चीज दिख रही है कि इसमें प्रॉपरली देखो दिख रहा होगा, दिस इज एग्जाम्पल टू डॉट, डॉट यहाँ से हटा है, इसलिए ये दिखा रहा है कि इसमें से एक लाइन पूरी हट गई है। और ये नई लाइन, ये लाइन नई लाइन इसलिए है क्योंकि इसमें डॉट हट गया है, ठीक है। तो डॉट हट गया है इसलिए इसने इसको एक नई लाइन कंसीडर किया। और उसके बाद सेकेंड लाइन को हमने ऐड किया था, तो ये एक रेड और ब्लू में ये दिखा रहा है कि हमने दो ब्लू वाली लाइंस नहीं ऐड हुई हैं, प्लस और माइनस से भी देख सकते हो, और ये लाइन हट चुकी है। क्लियर है? तो हमें ये पूरा प्रॉपरली गिटहब पे ग्राफिकल तरीके से दिख सकता है, ठीक है। हमें गिट में पूरा, गिट बैश में टर्मिनल पे देखना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है। अभी तक मुझे लगता है सबको गिट और गिटहब का यूज समझ में आ गया होगा। और हमने गिट क्यों यूज किया, हमने गिटहब क्यों यूज किया, वो भी हमें समझ में आ रहा होगा अभी तक जितना बताया, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो अगले 1 मिनट के अंदर हैंड रेज करके पूछ सकता है। First year, now you can take your doubts. You can raise your hand if you're having a doubt, and we can give you access to the mic. कोई भी डाउट हो गिटहब से रिलेटेड, गिट से रिलेटेड, जो भी अभी तक बताया उससे रिलेटेड डाउट है तो पूछ सकते हो। वरना आगे मैं लास्ट पार्ट पे पहुंचूंगा, उस लास्ट पार्ट में मैं तुम लोग को बस होस्ट करना बताऊंगा, क्योंकि बहुत सिंपल है अपने प्रोजेक्ट को कैसे होस्ट कर सकते हो गिटहब पे, गिटहब पेजेस का यूज करके, ठीक है। तो गिविंग यू 30 सेकेंड्स मोर टू आस्क डाउट्स। अभी तक किसी को जो भी बताया गया सेशन में इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो अभी। You can raise your hands if you're having a doubt. Is आई कंसीडर everything किसी को clear कोई to डाउट, everyone? मुझे लग रहा है सबको सब कुछ क्लियर है और कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है, मैं Yes, sir. लास्ट पॉइंट अपना क्लियर करा देता हूँ। जैसे कि तुम लोग में बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे लेकिन अभी तक उनको होस्ट नहीं किया होगा ऑनलाइन, तो उसको होस्ट कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है हमारे पास, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है। तो इसको मैं ओपन करूंगा और इसको मैं होस्ट करके एग्जाम्पल के लिए दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो
ठीक है, तो मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो हमारा वो फोल्डर VS कोड में ओपन होके आ गया। तो हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे। ठीक है, टर्मिनल ओपन कर लिया। ठीक है, अब हम बेसिकली गिट बैश का यूज करेंगे क्योंकि हमने अभी तक गिट बैश का यूज किया है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम पहले तो इसको मैंने अभी तक इसमें पहले मैं देख लेता हूँ इसमें गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज्ड है कि नहीं है। उसके लिए मुझे सभी ऑल हिडन फाइल्स को भी चेक करना पड़ेगा। इसमें कोई भी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज नहीं है, तो मुझे सबसे पहले इसमें एक गिट रिपो इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, जैसे मैं इनिशियली कर रहा था। ठीक है, मैंने गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर ली। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम सभी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड करेंगे। गिट ऐड डॉट डॉट हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि हमें सारी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड करना था। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड जो हमारी होती थी वो होती थी कि हम स्टेजिंग एरिया के बाद उसको लोकली सेव करते थे। लोकली सेव मतलब हम उसका एक चेक पॉइंट बनाते थे, हम उसका एक स्टेज एक वर्जन बनाते थे कि हाँ इस जगह से वर्जन शुरू है। तो जो भी मेरे फाइल में चेंजेस हैं वो मेरे वर्जन 1 में, जो मैं भी वर्जन बनाने जा रहा हूँ, वर्जन कैसे बनाऊंगा, गिट कमिट करके। गिट कमिट किया और मैंने मैसेज टाइप किया। मैसेज में क्या है, मैसेज में है मेरे कि ये मेरा इनिशियल कमिट है, जो कि इनिशियल कमिट है। ठीक है, जैसा मैंने बोला था कि हमें जो मैसेज डालना चाहिए वो प्रेजेंट में रखना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने एंटर किया तुमने देखा कि सारी जितनी फाइल्स थी सारी कमिट हो चुकी हैं, सारी स्टेजिंग एरिया से लोकली स्टोर हो चुकी हैं। ठीक है, इसका ट्रैक रख लिया है गिट फोल्डर ने। जो इसमें गिट गिट फोल्डर तुम लोग को देखना है तो ये देख लो, LSA। तुम लोग को अब गिट फोल्डर दिख गया होगा जो अभी तक नहीं था। ठीक है, गिट फोल्डर में स्टोर हो रही होंगी सभी चीजें। ठीक है, गिट कमिट कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट आता है मेरा, सारी चीजें मेरी स्टोर हो चुकी हैं। क्लियर है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मैं अपनी पूरा अब मुझे ये देखना है कि मुझे किस डायरेक्टरी में इसको अपलोड करना है। तो मैं ये करूँगा कि जो मेरा लॉगिन पेज के नाम से रिपोजिटरी है इसी में मैं अपलोड कर लूँगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे इसकी लिंक की ज़रूरत होगी। ठीक है, मैंने इसका लिंक कॉपी कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको कमिट तो कर ही चुके हैं, सारे डाटा हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पूरा गिट फोल्डर में लोकली स्टोर हो चुका है। इतना मेरे हिसाब से सबको क्लियर होना चाहिए। अगर ये बात आपको समझ में आ जा रही है तो बेसिकली आप आगे काम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे हमें इसके रिमोट ओरिजिन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि ठीक है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे जो मैंने कॉपी करी है लिंक वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा ना, मैंने जैसे बताया था कि एक रिमोट रिपोजिटरी में ये डाटा कनेक्ट कर देगा। ठीक है, हाँ, तो रिमोट रिपोजिटरी पहले से ही कनेक्टेड है, तो मुझे इसमें लिख के आ गया रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्टेड। ठीक है, क्लियर। तो ओके फाइन, तो हमें एक नई रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी कनेक्टेड है, एक एक जगह से वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। इसलिए हमें एक नई रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी जिसमें कि हम लोग लॉगिन पेज का, जो मैंने भी ये प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बना रखा है, उसके लिए जो भी चीज़ें हमें वहाँ पर भेजनी होंगी वो वहीं पे दिख जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो हमने एक नई रिपोजिटरी तुरंत बना ली। ठीक है,
तो हम अब इसको क्या करेंगे, जो मैं नया फ़ोल्डर बनाया हूँ, उससे इसको कनेक्ट करूँगा, पुराने वाले से नहीं कनेक्ट करूँगा, ठीक है? तो मेरे पास क्या है, मेरे पास मैं सारे चेंजेस यहाँ तक कर ही चुका हूँ। मैं अब बेसिकली क्या करूँगा, रिमोट ओरिजिन से इसको ऐड करूँगा, इस फ़ाइल को, इस वाले ठीक है। हाँ, तो मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है? मैंने एंटर किया, इसमें एरर नहीं है क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं था, ये अभी तुरंत नया बना है, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है? हम जैसा मैंने पहले बताया था कि पहले मैं ब्रांच का करूँगा, मैं ब्रांच एम उसको स्पेसिफ़ाई करूँगा कि हम लोग मेन ब्रांच को पुश कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे ब्रांच भी मेंशन कर दी, ठीक है, क्लियर? अब क्या करेंगे, अब बेसिकली लास्ट कमांड होता है हमेशा, और ये क्या करता है, सभी को पुश कर देता है, सभी चीज़ों को होस्ट कर देता है, ठीक है? जैसे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये कोड थोड़ा-सा है, तो जितना टाइम इसको अपलोड करने में लगता है, उतना ही लेगा और हाँ, ये हो गया, ठीक है? अब हम अपनी रिपॉज़िटरी पे जाके चेक करेंगे अगर, तो हाँ, यहाँ पर रिफ्रेश जैसे ही करूँगा मैं, तो हमारा सारा कोड जो वहाँ पर अवेलेबल था, वो सारा कोड यहाँ आ चुका होगा, ठीक है? क्लियर? हमें हमेशा जब भी हम अपने प्रोग्राम को होस्ट कर रहे होंगे, तो हमें अपने ठीक है? हम जब भी अपने प्रोग्राम को होस्ट करेंगे तो उसकी जो मेन फाइल होती है, index.html या फिर जो भी होती है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो जैसे कि यहाँ पर main.html लिखा हुआ था, तो वो हो सकता है होस्ट होने में दिक्कत हो, इसलिए हमने इसको पहले चेंज कर लिया index.html में। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेटिंग्स में जाएँगे, हमें इस पूरे उसको होस्ट करना है। जो पूरी फाइल है, इसको होस्ट करने के लिए पहला स्टेप हम सेटिंग्स में जाएँगे, सेटिंग्स के बाद हम क्या करेंगे, पेजेस में जाएँगे। मैंने बोला था ना कि हम गिटहब पेजेस की हेल्प से इसको डिप्लॉय करेंगे। तो देखो डिप्लॉय यहाँ पर हमारे पास आ गया है, ठीक है? हम पहले ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन-सी ब्रांच से हमें तो हमारे पास एक ही ब्रांच थी अभी तो, जैसे मैंने तुमको बताया था कि मेन ब्रांच के अलावा और सारी ब्रांचेज़ भी हो सकती हैं, हम उनको होस्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे पास केवल मेन ब्रांच है, तो हम मेन ब्रांच को होस्ट करेंगे। तो जितना टाइम लेगा ये होस्ट होने में, उसके बाद यहाँ पे ये सेव हो चुका है। विदिन 1 मिनट और 30 सेकंड यहाँ पे एक लिंक आ जाएगी, मैं रिफ्रेश करता रहूँगा, जो कि हमारे उस प्रॉपर प्रोजेक्ट को होस्ट कर रही होगी और जब हम उसपे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट उसमें विज़िबल होगा। ठीक है? क्लियर है? अगर अब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। आई थिंक कि नहीं होगा क्योंकि हुँ, तो ये वाला पार्ट मैं बता चुका हूँ। अब क्या हुआ है बेसिकली रिमोट पे हमारा सारा डाटा स्टोर हो चुका है, तो हमने गिटहब की हेल्प से सारा डाटा रिमोट पे स्टोर कर दिया। ठीक है? ओके फाइन। अब हम आते हैं रिसोर्सेज़ पे। तो तुम लोग को पीपीटी मिल जाएगी तुम्हारे रिस्पेक्टिव ग्रुप्स पे, तो इसमें जो चीट शीट है, ये 2 पेजेज़ की है। इसमें जो मैंने जितने भी कमांड्स बताए हैं, वो प्रॉपर्ली मेंशन्ड हैं और उनका यूज़ दिया हुआ है और ये ऑफ़िशियल है, तो इसमें कोई गलती का चांस नहीं है, ठीक है? और जो मैंने डाउनलोड की लिंक बताई थी, वो ये डाउनलोड की लिंक मेंशन्ड है, तो तुम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? ये गिट की चीट शीट है, ये 2 पेजेज़ की है, इसमें सब कुछ मेंशन्ड है, जो भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हाँ, देखो मैं बोल रहा था ना अभी 1 या 2 मिनट के अंदर तुम्हारी लॉगिन लिंक आ जाएगी और ये आ चुकी है, ठीक है? तो ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो, मैंने जो अपना प्रोजेक्ट होस्ट किया था, वो ये होस्ट हो चुका है। ये जो अब आप लोग अपनी ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे ना यूआरएल, मैं यूआरएल ये किसी को भी शेयर करूँगा, वो आसानी से मेरा प्रोजेक्ट देख सकता है, उसमें चेंजेस बता सकता है, उसमें कुछ भी बता सकता है, ठीक है? तो ये था हमारा बेसिकली बेसिक
CLI इंट्रोडक्शन, फिर गिट एंड गिटहब का इंट्रोडक्शन था, जिसमें कि हमने हायर टॉप जो थोड़े से जिनके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, जैसे कि ब्रांचिंग एंड मर्जिंग, वो सब हमने टॉपिक्स थोड़े से स्किप किए हैं, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अगर आप लोग को बिल्कुल नहीं आता था तो बहुत कुछ आ गया होगा, और अगर आपको आता होगा तो भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप कि सब कुछ जितना समझाया गया है वो सब समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है अभी भी, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, एल्स मेरे साइड से इतना ही था। और जितना भी आप लोग को जितना पार्ट है वो सब आप लोग को मिल जाएगा, जितनी भी रिसोर्सेज का पार्ट था, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। Thank you very much, sir, for such an interactive and amazing session. And to the attendees, if you have any doubt regarding any point in the session or any doubt regarding to Git or Git Bash, you can please ask. You can raise your hands if you have any doubt, or we'll conclude the session with this. You have 2 more minutes. If you have any doubt, please raise your hands. Meanwhile, sir, one of them were asking. So what was the question? How to get back to parent directory. ओके फाइन। तो अगर तुम लोग को पेरेंट डायरेक्टरी में वापस जाना है तो उसके लिए पेरेंट डायरेक्टरी में वापस जाने के लिए ये मेरे हिसाब से यहाँ का क्वेश्चन है ना कि हम लोग लेट्स अज्यूम कि हम लोग मैं तुमको गिट बैश से बताता हूँ प्रॉपरली। ये मेरे हिसाब से CLI का ही क्वेश्चन था, कमांड लाइन इंटरफेस जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है। हाँ, तो जैसे कि अगर तुम लोग को मैं अभी यहाँ पे एकदम रूट डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं अपनी सभी जितनी भी डाटा है वो उसको मैं एलएस कर लूंगा, लिस्ट कर लूंगा कितनी चीजें हैं मेरे पास। तो वो चीजें मैं लिस्ट की तो मैं देखा कि हाँ मेरे पास इतना डाटा है। तो मुझे अगर आगे डायरेक्टरी में जाना है, क्वेश्चन ये है कि पेरेंट डायरेक्टरी में कैसे वापस जाना है, लेकिन अगर मुझे आगे डायरेक्टरी में वापस जाना है, आगे की डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं पहले उसके लिए देख लेता हूँ। तो मैं अगर ऐसे डालूंगा तो इन केस मुझे वन ड्राइव में जाना था, वन ड्राइव, और मैं टैब दबा दूंगा क्योंकि वन ड्राइव के नाम से केवल एक ही फोल्डर है इसमें, ठीक है। मैंने एंटर किया। अब मैं एलएच करूंगा, मैं देखूंगा कितने वन ड्राइव के अंदर कितने फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। तो मैंने देखा डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स और ये सारे फोल्डर्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, फिर जाके मैं चेंज डायरेक्टरी करूंगा और डेस्कटॉप में चला जाऊंगा, ठीक है। डेस्कटॉप मैं जैसे एंटर करूंगा, मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, जैसे तुम लोग ऊपर देख पा रहे होगे, ठीक है। अब इन केस जिसका भी क्वेश्चन था कि हम लोग को पेरेंट डायरेक्टरी में वापस जाना है, तुम लोग को बेसिकली क्या करते रहना है, CD, उसके बाद स्पेस, स्पेस देने के बाद 2 फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही तुम एंटर करोगे, तुम अभी यहाँ देख पा रहे हो कि डेस्कटॉप लिखा हुआ है, और जैसे मैं एंटर करूंगा मैं वन ड्राइव जो कि डेस्कटॉप की पेरेंट डायरेक्टरी है उसमें पहुंच जाऊंगा। मैंने जैसे किया तो मैं वन ड्राइव के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। और एक बार और करूंगा तो मैं वन ड्राइव की पेरेंट डायरेक्टरी जो कि रूट डायरेक्टरी है वहां पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। एंड मैं अब रूट डायरेक्टरी पे आ चुका हूँ, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग CD और डॉट डॉट CD स्पेस डॉट डॉट करके हम लोग अपनी पेरेंट डायरेक्टरी पे पहुंच सकते हैं। क्लियर है? ये अगर ये क्वेश्चन मैं सही समझा हूँ तो इसका सॉल्यूशन यही होगा। Yes, sir. That was the only thing. So, anyone else is having any doubt?
you can raise your hands if you have any doubt, or we'll conclude the session. Okay, sir, we have one more question. The person is asking that stage करने के बाद unstage कैसे करता है? ओके फाइन, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ वापस से। Sir, are you speaking something? ओके 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 फाइन, मैंने मेरा माइक ऑफ हो गया था, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ। बेसिकली हम क्या कर रहे थे, बेसिकली हम क्या कर रहे थे कि ces.txt में अभी जो दिया हुआ था ये मैंने रफ कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका था वैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जिसने भी पूछा, ठीक है। तो हमने ये लाइन हटा दी, ठीक है। और लाइन हटाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे। मैं वापस से पहले इसको अनस्टेज कर देता हूँ। ठीक है, तो सारी फाइल्स अनस्टेज हो चुकी हैं, ठीक है। अब अगर मैं चेक करूंगा गिट स्टेटस, तो देखो तीनों फाइल अनस्टेज हो चुकी हैं, ठीक है। ये तीनों फाइल अनस्टेज हो चुकी हैं। मैं तुम्हें वापस दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक जो चेंज किया हुआ था, मैं रैंडम कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जिससे कि ये पता चल गया कि हाँ गिट में कुछ चेंजेस आए हैं। गिट स्टेटस, स्टेटस, ठीक है। गिट स्टेटस में ये आया कि अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, क्योंकि अभी तक ये स्टेजिंग एरिया में है ही नहीं, ठीक है। तो मैं इन फाइल्स को क्या करता हूँ, गिट ऐड, ये सारी अभी स्टेजिंग एरिया में पहुंच चुकी हैं। अब मैं गिट स्टेटस चेक करूंगा, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हाँ CS2 जो है वो मॉडिफाई करी गई है और सारी चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। मेंशन कर दिए गए इन द सेंस कि केवल ces2.txt मॉडिफाइड है जो कि स्टेजिंग एरिया में है, और सारी चीजें स्टेज्ड हैं। कोई अब हमें डायरेक्ट कमिट करने की जरूरत है। लेकिन जैसा बोला किसी ने कि मैं तुमको ये डायग्राम दिखाता हूँ कि हम लोग स्टेजिंग एरिया पे तो आ गए, लेकिन हमें अगर वापस जाना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमें मान लो कि वापस से सारी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया से हटाना है या फिर ces2.txt को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, मैं ऊपर भी वो कमांड यूज कर चुका हूँ अभी। तो रिमूव कैच्ड /कैच्ड -r, और जो फाइल हमें हटानी है वो हम लिख देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे ces2.txt, ठीक है। अब
तुम अगर देखोगे गिट स्टेटस करके वापस से CES2 नॉर्मल जा चुका है, ये ट्रैक नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये स्टेजिंग एरिया से हट चुका है। तो इस कमांड का यूज करके जो भी हम चाहते हैं, अगर मान लो कि मैं सारी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया से हटाना होता तो हम ces2.txt की जगह सिंपल डॉट लिख देते, तो उससे सारी फाइल्स स्टेजिंग एरिया से हट जाती। ठीक है, अब गिट रिमूव कैच्ड -r, ये तुम्हारा एक कमांड है जिससे कि हम लोग स्टेजिंग एरिया से सारी फाइल्स को हटा सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और जैसे कि मैं तुम लोग देख पा रहे होगे कि हाँ अब यहाँ से हट चुका है। अब मैं दोबारा से अगर इसको ऐड करूंगा तो वो वापस से ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये देखो वो वापस से स्टेज हो चुका है जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो। तो ऐसे हम लोग अनस्टेज कर सकते हैं या वापस हम लोग उसको भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग स्टेजिंग एरिया से वापस वर्किंग डायरेक्टरी में भेज रहे थे। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, फाइन। Okay, so that's all for the Q&A session, I guess. Anyone Ayush, now else? you can conclude the session because I think no one has any query. So conclude the session. Okay, sir. So no one else is having any doubt, right? Okay, juniors. So that was a great session on Git and Git Bash. And congratulations to all of you for showing your enthusiasm till now. And that's all for the day, I guess. If anyone has any doubt, you can ask or you can leave the meet now. Thank you, everyone. First year, you can leave the meet now. The session has ended. Aditya, Devesh, and Sneha, do you have any doubts?
Okay, everyone can leave the meet now. Good night, everyone.